एपिसोड 151 दक्ष सूर्य को नष्ट करने वाले कंडोर की कुछ मुख्य यादें देखने में सक्षम था, जिससे उसे अंततः ये समझ में आ गया कि वह उसे वश में करने के इतने खिलाफ क्यों था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब सूर्य विध्वंसक कोनो युवा था तो वह एक पालतू जानवर था। आश्चर्य की बात यह थी कि वह व्यक्ति थंडर जायंट संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का पुत्र था। संप्रदाय प्रमुख का पुत्र थोड़ा निर्दय था और वह सूर्य विध्वंसक कंडोर पर कई बार अपनी भड़ास निकालता था। चूंकि सूर्य विध्वंसक कोडोर उस समय काफी युवा और कमजोर था, इसलिए जब भी वह युद्ध में पराजित होता तो स्वामी उसे काफी यातनाएं देते थे। सौभाग्यवश एक दिन मास्टर की हत्या कर दी गई और सूर्य विध्वंसक कोडोर को अनुबंध से मुक्त कर दिया गया। पालतू बनाने का अनुबंध काफी रहस्यमय तरीके से काम करता था। उनमें से एक ये था कि जब भी किसी मालिक को मार दिया जाता था तो पालतू जानवर को तब तक छोड़ दिया जाता था जब तक कि पालतू जानवर अपने जीवन काल में अपने मालिक के आदेशों का उल्लंघन न करे। इस प्रकार सूर्य को नष्ट करने वाला कोडोर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता था और उड़ जाता था। ये बीस्ट हॉल के बीच जंगल में उतरा और यहीं अपना घर बना लिया। हालांकि बहुत से लोगों ने इसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए क्योंकि सन डिस्ट्रॉय कंडोर का संकल्प इतना मजबूत था कि उस पर अनुबंध कभी सफल नहीं हुआ। दुर्भाग्य से वह दक्ष से मिला जिसके पास एक विशेष रक्त रेखा थी जिसने उसे पराजित कर दिया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह अनुबंध को तोड़ नहीं सका। उसने आखिरकार फैसला किया कि फिर से वश में होने से बेहतर है मर जाना। दक्ष अपने विचारों में खोया हुआ था। जब उसने सन डिस्ट्रॉय कंडोर को जमीन पर गिरते देखा, वह बेहोश हो गया। दक्ष उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वह उसके शरीर पर विभिन्न रक्त लाल आकृतियां देखकर दंग रह गया। क्या हो रहा है? उसने जून की ओर देखा और पूछा, चिंता मत करो, ये कुछ अच्छा है। मुझे लगता है कि सूर्य को नष्ट करने वाला कंडोर विकास के दौर से गुजर रहा है। हालांकि यह काफी दुर्लभ है, फिर भी ऐसा होता है। इसकी रक्त रेखा शुद्धता बढ़ रही होगी या शायद ये किसी और चीज में विकसित हो जाएगा। जो भी मामला हो, मुझे नहीं लगता कि यह जल्द ही जागने वाला है। इसे रिंग के जानवर क्षेत्र में सोने दो, यह इसके लिए मददगार होगा। जून ने दक्ष को जवाब दिया। दक्ष ने उसकी बातें सुनी और तुरंत सूर्य विनाश कंडोर को अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर भेज दिया। आह दक्ष, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? दक्ष विचारों में खोया हुआ था जब जून की आवाज ने उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला। क्या वह उसकी ओर मुड़ा और पूछा, समय आ गया है, 4 दिन पूरे होने वाले हैं, अगर तुम जल्दी नहीं गए तो ये संरचना बंद हो जाएगी। उसने उसे याद दिलाया। दक्ष को ये सब याद आ गया और उसका सारा रंग गायब हो गया। उसे बुजुर्ग के शब्द याद आ गए कि एक बार जब संरचना बंद हो जाएगी तो जो मनुष्य अभी भी जानवरों के जंगल के अंदर हैं वे संरचना द्वारा मारे जाएंगे। ओह, समय बहुत कम है, अगर मैं उड़ भी जाऊं तो भी समय पर वापस नहीं आ पाऊंगा। दक्ष ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसने एक निश्चित दिशा की ओर देखते हुए कहा, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ये द्वार किसी के सामने नहीं खुलेगा। उसने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी और अंतरिक्ष के अपने नियम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने डायमेंशन क्रैक का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, एक ऐसा कौशल जो उन्हें 200 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी तुरंत पहुंचा सकता था। समझ में उनकी आखिरी सफलता के बाद से इसकी सीमा बढ़ गई है। दुर्भाग्य से स्टल का उपयोग 24 घंटों में केवल एक बार ही किया जा सकता है। साथ ही वह केवल उन स्थानों पर जा सकता है जिन्हें उसने पहले व्यक्तिगत रूप से देखा है। साथ ही उसके गंतव्य में स्थानिक दरार कहां खुलती है यह उसके नियंत्रण में नहीं है। जैसे ही उसने अपने हाथ से एक अजीब इशारा किया, उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दी जो आकार में इतनी चौड़ी हो गई कि दक्ष उसमें प्रवेश कर सके। दक्ष स्थानिक दरार में प्रवेश किया। निकास द्वार से 100 मीटर दूर एक अलग स्थानिक दरार खुल गई। सौभाग्यवश वह बाहर एक घनी छत वाली जगह पर आया और किसी ने उसे नहीं देखा। दक्ष विमान से उतरा और तेजी से बाहर की ओर चला गया। जानवरों के जंगल के बाहर अंदर घुसे ज्यादातर लोग बाहर आ चुके थे, यहां तक कि जीशान भी बाहर था। वह एक काले घोड़े के पास खड़ा था जिसे वह बहुत कोशिशों के बाद जानवरों के जंगल के अंदर ले जाने में कामयाब हुआ था। केवल 2 मिनट बचे हैं और वह अभी भी आउट नहीं हुआ है। झकविंग ने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ सोचा। पोर्टल में बना छेद धीरे धीरे बंद होने लगा। बड़े दक्ष अभी भी है, आप द्वार बंद नहीं कर सकते, झकविंग ने जोर से कहा जब उसने द्वार बंद होते देखा। माफ करना बच्चे, यह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये संरचना पहले संप्रदाय मास्टर द्वारा बनाई गई है। हम इसे हर साल केवल 4 दिनों के लिए खोल सकते हैं। इसके बंद होने पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जानवरों के जंगल के प्रभारी बुजुर्ग ने जवाब देते हुए अपना सिर हल्के से हिलाया। झकविन कुछ और कहने ही वाला था कि तभी एक व्यक्ति उस छोटे से छेद से बाहर आया जो लगभग बंद हो चुका था। दक्ष राहत की सांस लेते हुए जानवरों के जंगल से बाहर आया। ठीक है, चूंकि अब सभी लोग बाहर आ चुके हैं तो चलिए नतीजों से शुरुआत करते हैं। एल्डरसन ने आगे बढ़कर पूछा, जो लोग जानवर को पकड़ने में कामयाब हो गए हैं वे आगे आए और अपने जानवर को बाहर निकाले। हम पुष्टि करेंगे कि क्या वे वास्तव में जानवरों के जंगल से है और आपको अपना स्थायी शिष्य बैज देंगे, उसने कहा और सभी पर नजर डाली। उसके
उसके शब्दों ने जादू की तरह काम किया और सभी लोग उस जानवर को दिखाने लगे जिसे उन्होंने पाला था। यहाँ तक कि जीशान ने भी राक्षस को दिखाया और उसका स्थायी शिष्य बैच प्राप्त किया। दक्ष, तुम क्या हो? क्या तुमने किसी जानवर को वश में नहीं किया? एल्डर जून ने दक्ष की ओर देखा और पूछा। मैं दक्ष अपनी हैवान नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि वह यहाँ से जाने की योजना बना रहा था। उसका यहाँ सच्चा शिष्य बनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसने एक जोरदार धमाका सुना। हम पर हमला हो रहा है, एल्जुन ने एक निश्चित दिशा में देखते हुए भारी स्वर में कहा। एक के बाद एक लोगों को जोरदार धमाके सुनाई देते रहे। हम पर हमला हो रहा है, एल्डर जून ने एक निश्चित दिशा में देखते हुए भारी स्वर में कहा। एल्डर, इन बच्चों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं देखूंगा कि कौन जानवरों के हॉल पर हमला करने की हिम्मत करता है। एल्डर जून ने एल्डर शन से कहा जब वह अपना उड़ने वाला जानवर लेकर आया। यह एक काले पंखों वाला गौरैया था जो धरती पर मौजूद किसी गौरैया जैसा बिल्कुल नहीं था। इसके दो काले पंख वाले पंख थे और इसके सिर पर दो शैतान जैसे सींग थे। इसके पंखों का फैलाव 4 मीटर था और गौरैया कहे जाने के बावजूद यह उस उड़ते हुए बाज जितना ही बड़ा था जिसका सामना लॉन्ग चेन ने जानवरों वाले जंगल में किया था। एल्डर जून डार्क विंगस पैरों पर चढ़ने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने अचानक रुक गए। वह एक संचरण ताबीज लेकर आया। संभवतः उसे किसी से कोई जरूरी संदेश मिला होगा। क्या फालतू बात है? तुम्हारा क्या मतलब है कि हॉल मास्टर को जहर दिया गया है? से समय में ऐसा कैसे हो सकता है? वही रुको, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। संदेश सुनकर वह चौंक गया। उसने संदेश का जवाब दिया। एल्डर शिन भी तब चौंक गई जब उसने हॉल मास्टर के बारे में सुना। वह बस सदमे में वहीं खड़ी रही। देरी मत करो, कोई वाकई गलत है, उन्हें सुरक्षित ले जाओ और दूसरों की मदद करने के लिए ऊपर आओ, मैं स्थिति की जांच करूंगा। एल्डर जून ने उसे वहां खड़ा देखा। वह उसे स्थिति की याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। एल्डर जून डार्क विंग्स पैरों की पीठ पर चढ़ गए और उड़ गए। सब लोग मेरे साथ आओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे बुजुर्ग सब संभाल लेंगे। एल्डर शिन ने सभी से कहा। वह देख सकती थी कि बच्चे चिंतित थे, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद वह उन्हें शांत करने में सफल रही। वह आगे चल रही थी और बाकी लोग उसके पीछे चल रहे थे भी उनमें से एक था, लेकिन उसका ध्यान किसी और चीज पर था। वह ये सहन करने में सफल रहा कि हॉल मास्टर को जहर दिया गया था। पहले जब उसने धमाकों की आवाज सुनी तो उसे संदेह हुआ। उसे लगा कि बीस्ट हॉल पर हमला हो रहा है, लेकिन हॉल मास्टर के बारे में खबर ने उसे यह समझने में मदद की कि यह कोई अंधा हमला नहीं था। उन्हें लगा कि यह पूरी तरह से तैयार की गई योजना थी और हमला करने वाले लोग सब कुछ अपने नियंत्रण में ले रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि उसके लिए भाग जाना ही बेहतर है। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह बदला लेने के लिए किया गया हमला था। अगर ऐसा नहीं भी था तो भी उसे अंदर फंसना सुरक्षित नहीं लगा जब तक कि वह हमलावर के सभी शक्तिशाली लोगों से घिरा नहीं था, क्योंकि वे बीस्ट हॉल के अंदर गहराई तक जा रहे थे। अगर वह उनके साथ गया तो बच निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। उसने म और जीकिन के कंधों पर थपथपा आया और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया। चूंकि वह पहले से ही वहां था, इसलिए उसने जीशान को भी अपने साथ लाने का फैसला किया। इससे उनकी संयुक्त ताकत और भागने की संभावना ही बढ़ेंगी। जीशान कुछ हिचकिचा रहा था, लेकिन अंत में उसने दक्ष की बात मानने और उसके साथ जाने का फैसला किया। उसे भी लगा कि भाग जाना ही बेहतर है। एक संप्रदाय के अंदर मरने से कोई फायदा नहीं था। वे केवल कुछ ही दिन अंदर रहे। अल्पिराम इल्शिन के समूह से अलग होते ही दक्ष ने नेतृत्व संभाला। चूंकि इल्शिन का ध्यान अब आगे के रास्ते पर था, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि 4 लोग चले गए हैं। अरे, चूंकि हम जा रहे हैं तो क्यों ना हम अपने जानवरों पर चले, ये दौड़ने से ज्यादा तेज होगा। जीशान ने दक्ष के पीछे दौड़ते हुए कहा। नहीं, इससे बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा और हम ज्यादा दिखाई देंगे। दक्ष के जवाब देने से पहले ही मिंगू ने सुझाव को खारिज कर दिया। जब वे भाग रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी भागते हुए देखा। फर्क सिर्फ इतना था कि वे दूसरी ओर भाग रहे थे। दक्ष ने कुछ दूरी पर देखा और किसी को देखा। जल्दी करो और उस पेड़ के नीचे छिप जाओ, उसने अचानक एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। वे सब भागकर एक पेड़ के नीचे छिप गए। कुछ ही देर बाद उन्होंने 4 पंख वाले शेर और विभिन्न प्रकार के दर्जनों उड़ने वाले जानवरों को आकाश से गुजरते देखा। पंख वाले शेरों को देखते ही दक्ष के चेहरे पर उदासी छा गई। पंख वाले शेरों और अन्य लोगों के गुजर जाने के 5 मिनट बाद दक्ष ने अंततः कुछ शब्द कहे। अल्पिराम आकाश क्षेत्र के साधक, उन्होंने कहा। उसके शब्दों से अन्य 3 लोग स्तब्ध रह गए। पंख वाले शेरों पर सवार 4 लोग आकाश क्षेत्र के साधक थे और बाकी लोग उच्च श्रेणी के पृथ्वी क्षेत्र के साधक थे। चलो जल्दी करते हैं, उसने कहा और पेड़ की छाया छोड़कर भागने के रास्ते पर आगे बढ़ गया। कोर ऑफ द बीस्ट हॉल में वापस एल्डर जून हॉल मास्टर के सामने खड़ा था, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी सांसें बहुत कमजोर थी। हॉल मास्टर के पास एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वह उसकी जांच कर रहा था। जहर जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी गंभीर है। इसने उसे कमजोर कर दिया है और हॉल मास्टर को ठीक होने से रोक रहा है। हॉल मास्टर अब अपनी साधना का उपयोग नहीं कर सकता। दाढ़ी वाले आदमी ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। एल्डर जून इस स्थिति पर मुंह बनाने से खुद को नहीं रोक सके।
हॉल मास्टर का ख्याल रखना, मैं बाहर की चीजें संभाल लूंगा, एल्डर जून ने कहा और वापस मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही वह कमरे से बाहर आया तो जमीन पर दसियों बुजुर्गों की लाशें पड़ी देखकर दंग रह गया। वे सभी मर चुके थे और केवल कुछ ही जीवित बचे थे। जो जीवित थे वे लाल वस्त्र पहने नकाबपोशों से लड़ रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे हारने वाले थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीस्ट हॉल पर हमला करने की? एल्डर जून ने गुस्से में डरते हुए अपना स्काई रियम कल्टिवेशन जारी किया। वह प्रथम चरण के आकाशीय क्षेत्र साधक थे। वह गुस्से में उन नकाबपोशों की और वह उन सभी को उनके पापों के लिए मार डालना चाहता था। जैसे ही उसने आधी दूरी तय की वह पीछे हटते हुए रुक गया। जैसे ही वह पीछे हटा उसने देखा कि एक आदमी आकाश से उसके सामने उतर रहा है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि बीस्ट हॉल की एक साधारण शाखा में दो स्काई रियल साधक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेन बीस्ट हॉल को इतनी बड़ी ताकत माना जाता है। काले वस्त्र पहने नकाबपोश आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। नकाबपोश आदमी को देखकर एल्डर जून के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उस आदमी से खतरा महसूस हो रहा था। अल्पविराम नकाबपोश आदमी को देखकर एल्डर जून के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उस आदमी से खतरा महसूस हो रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो वह अपने सामने वाले व्यक्ति की साधना को नहीं देख पाया। खतरनाक एहसास के साथ साथ यह एहसास उसे यह एहसास दिलाता था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहा है जिसकी साधना उच्चतर है। तुम लोग हमारे बीस्ट हॉल पर हमला क्यों कर रहे हो? हमारी कभी किसी सेना से दुश्मनी नहीं रही। इसके अलावा इस क्षेत्र में किसी भी सेना के पास तुम्हारे और तुम्हारे 3 दोस्तों जितने शक्तिशाली साधक नहीं हो सकते। एल्डर जून ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हालांकि शुरू में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ऊपर से नीचे आया तो उसने एक नजर डाली और महसूस किया कि आकाश में 3 और लोग खड़े थे जिन्होंने उसी तरह की पोशाक पहन रखी थी। ओह चिंता मत करो, हम जानते हैं कि तुम लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि हमें अपमानित कर सको। ये तुम्हारे पिता मेन बीस्ट हॉल ने किया है तो फिर उन पर हमला करो। तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो? मेन बीस्ट हॉल ने जो कुछ भी किया उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, एल्डर जून ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। आपके मुख्य पशु हॉल से किसी ने हमारे संप्रदाय की एक शाखा को नष्ट कर दिया, इसलिए हमारा बदला उचित है। और यह सच है कि उन पर हमला करना ज्यादा समझदारी भरा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से हम किसी कारण से अभी उन पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए हम उनका कुछ नष्ट करने आए हैं। एक हाथ के बदले एक हाथ, नकाबपोश आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुख्य बीस्ट हॉल कभी भी किसी संप्रदाय को नष्ट करने जैसा कुछ नहीं करेगा जब तक कि आप दुष्ट संप्रदायों से नहीं है। हाँ, हम अपरंपर शब्द को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हाँ, दुनिया हमारे सर्वोच्च संप्रदाय को एक दुष्ट संप्रदाय मानती है। अगर मैं खुद ऐसा कहूँ तो ये काफी अन्यायपूर्ण है, नकाबपोश आदमी ने हंसते हुए कहा। और चिंता मत करो, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, उसने कहा और उसकी हंसी डरावनी हो गई। तुम, एल्डर जून ने अपने बीस्ट बैग को 3 बार थपथपाते हुए कहा। अल्पविराम उसके जानवरों के थैले से 10 जानवर निकले। आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से हर एक पृथ्वीलोक का शीर्ष जानवर था। एल्डर जून ने नकाबपोश आदमी को पीछे से लाल वस्त्र पहने आदमी पर हमला करने का आदेश दिया, जबकि वह काले वस्त्र पहने आकाश क्षेत्र के साथ की ओर उड़ रहा था और मुख का मार रहा था। उसकी मुट्ठी में आग जलने लगी। मुट्ठी उस आदमी की सीना पर पड़ने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह मुट्ठी उस आदमी की सीना पर पड़ती, काले लबादे वाला आदमी अपने स्थान से गायब हो गया और एल्डर जून के पीछे आ गया और उसकी पीठ पर लात मार दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि एल्डर जून की नजर में वह कुछ हद तक टेलीपोर्टेशन की सीमा को छू रही थी। एल्डर जून जब आगे की ओर भाग रहे थे तो उन्हें लात मारते हुए वे आगे की ओर उड़ गए और जमीन पर गिर पड़े। उनके चेहरे पर कुछ खरोच आए, लेकिन एल्डर जून को ज्यादा चोट नहीं आए। आप एक आकाशीय क्षेत्र के साधक के लिए काफी धीमे हैं, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने एल्डर जून को देखकर ठहाका लगाया। उन्होंने एल्डर जून के पालतू जानवरों और उनके लाल वस्त्रधारी अधीनस्थों के बीच चल रही लड़ाई को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। एल्डर जून ने हार नहीं पानी और तुरंत खड़े होकर अपनी बहुमूल्य तलवार निकाल ली। मुझे पता है कि हमारी शाखा शायद इस आपदा से बच नहीं पाएगी जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मरने से पहले मैं कम से कम तुम्हें मार डालूंगा, एल्डर जून गुस्से में डरते हुए बोला। उन्होंने अपनी सारी क्यूई और साधना इस आखिरी हमले में झोंक दी क्योंकि वे अपनी सीमाओं को तोड़ रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से इस चुनौतीपूर्ण समय में एल्डर जून ने आकाश क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश किया। इससे पहले कि वह अपनी तलवार घुमा पाता, पीछे से एक तलवार उसके हृदय में घुस गई। काले वस्त्र पहने नकाबपोश व्यक्ति उसके पीछे आया और उसने अपनी तलवार एल्डर जून की सीना में घूक दी। आप जानते हैं, आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं, आप सपने भी बहुत ज्यादा देखते हैं, काले कपड़े पहने आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आए और उसने अपनी तलवार निकाल ली। एल्डर जून की सांस रुक गई और वह जमीन पर गिर पड़े। अल्पविराम दूसरी ओर सभी पालतू जानवर भी लाल वस्त्र भारी साधकों द्वारा मारे गए। हालांकि लाल वस्त्र भारी 5 लोग भी मारे गए, 3 और लोग आसमान से उतरे और काले कपड़े पहने
सामने उस आदमी के सामने उतरे वे सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन 4 में से एक लड़की थी। हमें पता था कि यह आसान होगा, लेकिन कभी उम्मीद नहीं थी कि यह इतना आसान होगा। वह आदमी जिसने अभी अभी एल्डर जून से लड़ाई की थी बोला, आपने क्या उम्मीद की थी? आखिरकार यह बीस्ट हॉल की एक शाखा है। मुख्य चुनौती मेन बीस्ट हॉल पर हमला करना होगा। उन्हें बिना किसी कारण के महाद्वीप में शीर्ष शक्ति नहीं माना जाता है। उनमें से एकमात्र लड़की ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, मैं उस दिन के लिए बहुत उत्साहित हूँ जब हमें मेन हॉल में बैठे लोगों का सामना करने का मौका मिलेगा। एक अन्य व्यक्ति ने बहुत उत्साहित स्वर में कहा, ये बात बाद में होगी, पहले हम बाकी बचे कीड़ों से निपट ले, महिला ने कहा, और वह आगे बढ़कर उस दरवाजे की ओर चली गई जहां से एल्डर जून बाहर आए थे। डरड मैदान के दूसरी ओर दक्ष और अन्य लोग संप्रदाय छोड़ने की कोशिश करते हुए भाग रहे थे। दुर्भाग्यवश वे एक मृत अंत पर आ गए थे। 3 लाल वस्त्र भारी व्यक्ति उनके सामने खड़े थे और उनका रास्ता रोक रहे थे। उनके लिए एकमात्र रास्ता उन 3 लोगों से होकर निकलना था। ऐसा लगता है कि हम चुपके से भाग नहीं सकते। दक्ष ने आंख भरते हुए अपनी तलवार निकाली। क्या तुम उनमें से एक को संभाल सकती हो? दक्ष ने जीशान की ओर देखते हुए पूछा। यद्यपि वह जानता था कि जीशान शक्तिशाली है, फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह अकेले पृथ्वी क्षेत्र के शिखर साधक का सामना कर सकेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूं। हालांकि मैं उनमें से एक को बिना मरे रोक सकता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से यह पर्याप्त नहीं होगा। जीशान ने दक्ष से कहा, यह काफी होगा। उनमें से एक का ख्याल मेरे लिए रख दो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। उसने आगे बढ़ते हुए कहा। जीशान को यकीन नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसने दक्ष की बात सुनने का फैसला किया। अल्पविराम जीशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने दक्ष की बात सुनने का फैसला किया। वह आगे बढ़ा और नकाबपोश लोगों को घूरने लगा। तुम में से कौन इतना बहादुर है कि मेरा सामना कर सके? उसने उपहासपूर्ण लहजे में कहा। चूंकि वे तीनों ही पृथ्वी क्षेत्र साधना के शिखर पर थे, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अन्य तीनों को यह निर्णय लेने दिया कि कौन उनसे लड़ेगा। मैं उस लड़के को संभाल लूंगा, वह तो बस एक बच्चा है। तुम बच्चों का ख्याल रखना। लाल लबादे वाले लोगों में से एक ने जीशान की ओर चलते हुए कहा, क्या वह खुद को काले चोगे वाला मास्टर समझता है? उसने मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे की? शेष 2 में से एक ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, छोड़ो जो, आखिर यह सिर्फ एक बच्चा है तो क्या हुआ? अगर उसने जो चुना है वह बाकियों से ज्यादा ताकतवर है। ये सभी बच्चे बहुत कमजोर हैं, यहाँ तक कि उसने जो चुना है वह भी हमारे सामने बहुत कमजोर है। चलो बाकी बचे हुए को मार देते हैं और काम पूरा कर लेते हैं। दूसरे लाल चोगे वाले आदमी ने जवाब दिया, वे मुझे चींटियों की देखभाल करने में मदद की जरूरत नहीं है, तुम पीछे रहो, मैं 3 चींटियों से निपट लूंगा। जू ने दक्ष की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। वह अपनी तलवार निकालकर लंग चेन की ओर दौड़ा, लेकिन अपने साथी की चीख सुनकर वह बीच में ही रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लाल लबादे वाले आदमी का बायां हाथ गायब था। जमीन पर हर जगह रक्त फैला हुआ था। तुम सावधान, पास में एक शैतान शिकारी जानवर है, रात के अंधेरे में छिपा हुआ है, वे ने अपने साथियों को चेतावनी देते हुए कहा। हालांकि वह सही था, दक्ष ने पहले ही शैतान शिकारी जानवर को छोड़ दिया था जो रात के अंधेरे में चुपके से उनका पीछा कर रहा था। अल्पविराम, उनके पास एक डेविल हंटर बीस्ट है। लगता है कि मैंने बीस्ट हॉल की बैक वाटर शाखा को कम करके आका, जो ने गंभीर स्वर में कहा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा वह दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि एक तलवार सीधे उसकी ओर आ रही है। आखिरी क्षण में उस आदमी ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। उसकी तलवार दक्ष की तलवार से टकराए। उसका बल इतना था कि वह एक कदम पीछे धकेल दिया गया। वह तलवार पकड़े हुए हाथ में बल और प्रभाव महसूस कर सकता था। तुम भी एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक हो, उसने अपने चेहरे पर एक चौंका देने वाली नजर के साथ कहा। उनके शब्द सभी को चौंकाने के लिए पर्याप्त थे। वे जो अपने ब्लेड को पकड़े हुए शैतान शिकारी जानवर को खोजने की कोशिश कर रहा था, वह भी दंग रह गया। वह लग सदमे में चिल्ला पड़ा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र का एक बालक पृथ्वी लोक का सर्वोच्च साधक बन सकता है। हाँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये स्पष्ट है कि वह पृथ्वी क्षेत्र का कोई शीर्ष साधक नहीं है, ये स्वर्ण कोर क्षेत्र की कोई चीज है। मैं उसकी साधना देख सकता हूँ, वह अवश्य ही एक शारीरिक साधक होगा। तुम हम लाल वस्त्र भारियों के नाम पर एक शर्मिंदगी हो। जीशान से लड़ने वाले व्यक्ति ने जू से कहा। वह जीशान से लड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि जीशान बहुत कमजोर था और उसे पीछे धकेला जा रहा था। इतना कुछ होने के बावजूद वह एक बार भी जीशान को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। तुम हो एक पृथ्वी क्षेत्र तलवार और एक पृथ्वी क्षेत्र कवच, तुम बहुत अमीर हो, है ना? उसने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि जीशान के कपड़े जगह जगह से फट गए थे, इसलिए उसका पृथ्वी क्षेत्र कवच प्रकट हो गया। ये सही है, तुम निश्चित रूप से एक बॉडी कल्टिवेटर हो, फिर भी यह काफी आश्चर्यजनक है कि तुम इतनी ताकत हासिल करने में सक्षम थे। बहुत बुरा है कि तुम मर जाओगे, जू ने कहा और उसने अपने हमले तेज कर दिए। अल्पविराम, उसकी पृथ्वी क्षेत्र तलवार लाल रोशनी से चमक रही थी। वह लगातार हमला करता रहा और अपनी तलवार को दक्ष की तलवार से टकरा रहा। अब जू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जिससे दक्ष को थोड़ा पीछे धकेला जा रहा था। मेरी शारीरिक शक्ति अभी भी उसके जैसे शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक की तुलना में नहीं है, उसने धीरे से कहा।
तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जो गुस्से में डरा क्योंकि उसने देखा कि दक्ष उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। बस अब बहुत हो गया, इसे खत्म करने का समय आ गया है, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। उसने बड़बड़ा हुए जू के ठीक पीछे टेलीप किया और अपनी तलवार जू पर तान दी। दुर्भाग्यवश पृथ्वी क्षेत्र का शीर्ष साधक होने के अपने फायदे थे। उसकी तीव्र इंद्रियों ने उसे काफी तेजी से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया तथा उसने अपने शरीर को एक और झुका लिया। यद्यपि उसकी प्रतिक्रियाएं तेज थी, लेकिन वे इतनी तेज नहीं थी कि तलवार फिर भी उसके शरीर में घुसने में सफल हो गई। सौभाग्यवश तलवार उसके हृदय और महत्वपूर्ण अंगों को छूती हुई निकल गई। जैसे ही दक्ष ने तलवार वापस खींची, जू ने उसके और दक्ष के बीच कुछ दूरी बना दी। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी सीना से रक्त बह रहा था। यद्यपि उसे दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोई आवाज नहीं निकाली। अल्पविराम दक्ष ने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और जू से दोबारा पूछा। वे देख रहा, लेकिन उसे फिर से शैतान शिकारी जानवर नहीं दिखा। वह आखिरकार और इंतजार नहीं कर सका और जू की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। उन्हें ये समझ में आने लगा था कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उन्होंने शुरू में उम्मीद की थी। बच्चे उतने सरल नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। वे दक्ष की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपने और दक्ष के बीच की आधी दूरी तक की, उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसकी गर्दन से रक्त बहने लगा था। उसका सिर धीरे धीरे धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर दूसरा गिरा। दक्ष उसके सामने हाथ में रक्त से सनी तलवार लिए खड़ा था। तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए था, दक्ष ने भारी स्वर में कहा। जू को अब चिंता होने लगी थी क्योंकि उसने देखा कि दक्ष एक बार फिर टेलीप हो गया है। उसने देखा कि दक्ष बिना एक भी कदम आगे बढ़े तुरंत वही के पीछे आ गया। चाहे ये कितना भी अविश्वसनीय था, उसे विश्वास होने लगा था कि दक्ष टेलीप कर सकता है। वह चिंतित होने लगा था। उसने चुपके से ट्रांसमिशन तावीज निकाला और किसी को संदेश भेजा। दक्ष ने तावीज को देखा और एक बार फिर टेलीप का उपयोग किया। जो भी मारा गया उसके दिल में तलवार घुसी हुई थी और दक्ष उसके सामने खड़ा था जैसा कि उसने उम्मीद की थी। यह टेलीप था। दक्ष ने अपनी तलवार निकाली तो उसके मुंह से रक्त निकल आया जो जमीन पर गिर पड़ा। डडड बीस्ट हॉल के केंद्र में काले वस्त्र पहने 4 व्यक्ति सामने की इमारत की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक संचरण ताबीज निकाला। उसे अभी अभी एक संदेश मिला था। 4 काले वस्त्र भारी व्यक्तियों में से एक रुका और उसने एक ट्रांसमिशन ताबीज निकाला। उसे अभी अभी एक संदेश मिला था, टेलीपोर्ट दिलचस्प है, मुझे खुद देखने दो। उसने बुदबुदा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप लोग आगे बढ़े, मैं अभी वापस आता हूं। जाने से पहले उसने बाकी लोगों से कहा। यद्यपि अन्य लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और उसे जाने दिया। वे बचे हुए बुजुर्गों को मारने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उन्होंने लाल वस्त्र भारी साधकों को शिष्यों को खोजने और उन सभी का वध करने के लिए भेजा था। काले वस्त्र पहने जिस व्यक्ति को यह संदेश मिला, उसने अपने पंख वाले सिंह को पुकारा जो उसके सामने उतरा। संप्रदाय के दूसरी ओर लंगचेन ने 2 लालधारी साधकों को मार डाला था जो उसका रास्ता रोक रहे थे और केवल एक ही बचा था, वह जो जीशान से लड़ रहा था। यद्यपि जीशान को बार बार पीछे धकेला जा रहा था, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से जीशान अभी भी पूरी तरह सुरक्षित थी। क्या तुम मेरी मदद के लिए आओगे या सिर्फ देखते रहोगे, जीशान ने पुकारा जब उसने देखा कि दक्ष उसकी ओर देख रहा है। अल्पविराम हालांकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दक्ष इतना शक्तिशाली था, लेकिन वास्तविकता उसकी आंखों के सामने थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां आने की जरूरत है। दक्ष के मुंह से अभी शब्द निकले ही थे कि जीशान ने लाल लबादे वाले आदमी के पीछे एक छाया को देखा और उसका पैर फाड़कर तुरंत गायब हो गई। लाल लबादा पहने वह आदमी दर्द से पागलों की तरह करा हो उठा क्योंकि उसका पैर कट गया था। वह जमीन पर गिर पड़ा। जीशान ने इस ईश्वरप्रद अवसर का लाभ उठाते हुए लाल वस्त्र भारी व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसकी तलवार ने लाल वस्त्र पहने व्यक्ति की गर्दन काट दी। जीशान अंततः एक पीक अर्थ रियल साधक को मारने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह जानता था कि इसका श्रेय उसे नहीं था। वह छाया क्या वह शैतान शिकारी जानवर था? उसने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। हाँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलो दूसरों के आने से पहले जल्दी से निकल चले, दक्ष ने कहा और वह बाहर निकलने की ओर दौड़ने लगा। दक्ष के पास एक सिद्धांत था कि इन तीनों को यहाँ क्यों छोड़ा गया था। उनके और संप्रदाय के निकास के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, इसलिए इन 3 लाल वस्त्र भारी साधकों को यहाँ नियुक्त किया गया था, किसी को भी बाहर जाने से रोकने के लिए, जबकि बाकी सभी को मारने के लिए अंदर चले गए। चूंकि दक्ष ने उन्हें मार दिया था, इसलिए उसे लगा कि वह वहां से जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह इतना आसान नहीं था। यद्यपि उनका सिद्धांत सही था, लेकिन लाल वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा भेजा गया संदेश अधिक महत्वपूर्ण था। हमने केवल एक ही संदेश नहीं भेजा था। अल्पविराम जो जीशान से लड़ रहा था, उसने भी एक संदेश भेजा क्योंकि उसने अपने साथियों को मारा हुआ देखा था। उनका संदेश रेड रॉबर्ट टीम को भेजा गया जो पास में ही तैनात थी। दक्ष अन्य लोगों के साथ जानवरों के हॉल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने देखा कि लगभग 5 उड़ते हुए जानवर उनके
की ओर आ रहे हैं। चूंकि वे बीस्ट हॉल से बाहर थे इसलिए वे पहाड़ से नीचे उतरते हुए पहाड़ पर स्थित जंगल में प्रवेश कर गए, लेकिन लाल वस्त्र पहने हमलावर उन्हें देखने में सफल रहे। दक्ष ने उन्हें देखा और उसे एहसास हुआ कि बच निकलना आसान नहीं है। दरअसल 5 मिनट में वे लाल वस्त्र साधक द्वारा पकड़े जाएंगे। वह भागते समय दूसरों की ओर देखता रहा। तुम लोग चले जाओ, मैं उन्हें संभाल लूंगा और तुरंत बाहर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें सराय में मिलूंगा। दक्ष ने उन्हें देखते हुए कहा, मैं भाग नहीं रही हूँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मिंग्यू ने कहा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। मैं उनमें से एक को भी संभाल सकता हूँ, मैं 2 को भी संभाल सकता हूँ। जीशान ने कहा, वो दक्ष को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। का के लिए भी यही स्थिति थी। अगर तुम यहाँ रहोगे तो इस समय तुम सिर्फ बोझ बनकर रह जाओगे। मेरे पास एक उपाय है, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं सुरक्षित बाहर निकल आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, उसने उनसे कहा। यद्यपि उसने ऐसा कहा फिर भी अन्य लोग आश्वस्त नहीं दिखे। मिंगू, तुमने मेरी विशेष प्रतिभा देखी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं सुरक्षित बाहर आ सकता हूँ। दक्ष ने कहा, अब मेरा जीवन कठिन मत बनाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। उसने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, क्योंकि उसने अभी भी उन्हें अपना सिर हिलाते नहीं देखा था। अल्पविराम मिंग्यू ने एक पल के लिए उसे देखा और आखिरकार अपना सिर हिला दिया। उसने उस पर बोझ होने और सुरक्षित रूप से भागने में सक्षम होने के उसके बयान पर विश्वास करने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि दक्ष के पास हवा और कई अन्य चीजें हैं जो उसे भागने में मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर वे यहाँ रहे तो यह उसके लिए मुश्किल ही होगा। हम जा रहे हैं, उसने जी किंग से कहा। जी किंग ने भी अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह जानती थी कि वह यहाँ सबसे कमजोर थी और थोड़ी सी भी मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन जीशान अभी भी हिचकिचाना, लेकिन फिर उसने दक्ष के चेहरे पर आत्मविश्वास भरा भाव देखा। यह वही नजारा था जो उसने पिछली बार देखा था जब दक्ष लाल वस्त्र पहने लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा था। उसने भी सिर हिलाकर हार मान ली। अच्छा, दौड़ते रहो और रुको मत, दक्ष ने कहा। वह स्वयं तो रुक गया, लेकिन अन्य लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हुए दौड़ते रहे। दक्ष रुक गया जब उसने अपनी ओर आते उड़ते जानवरों को देखा। जैसे ही उन्होंने लंग चेन को देखा, जानवर जमीन पर आ गिरा। 5 लाल वस्त्र भारी साधक जानवरों से उतरक लंग चेन के सामने खड़े हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पीछे रहने से तुम्हारे साथियों को मदद मिलेगी? हम तुम्हें मारने के बाद उन्हें ढूंढ लेंगे, उनमें से एक ने कहा। उससे कम मता को दोस्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे ही वेई की टीम को मारना चाहिए। तो क्या हुआ, भले ही हम सभी एक ही दायरे में हो, लेकिन वेई की टीम हमारी टीम से स्पष्ट रूप से कमजोर थी। इस आदमी के जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकले, उसके गले के चारों ओर एक लाल रेखा दिखाई दी। उसकी गर्दन से रक्त निकलने लगा और उसका सिर जमीन पर गिर गया। दूसरी ओर दक्ष तो हिला भी नहीं था। वास्तव में उन्होंने यही सोचा था, लेकिन वास्तव में उनके सामने खड़ा लंगचेन एक भ्रम था। असली लंगचेन उस आदमी के ठीक बगल में खड़ा था जिसे उसने मारा था। अल्पविराम, असली लंगचेन उस आदमी के ठीक बगल में खड़ा था जिसे उसने मारा था। दक्ष के भ्रम की सबसे बड़ी सीमा ये थी कि उसे अपना ध्यान उस व्यक्ति पर रखना था जिस पर वह अपना भ्रम डालना चाहता था। अगर वह उस व्यक्ति को नहीं देख पाता तो उसका भ्रम काम नहीं करता, इसलिए वह बीच में ही रुक गया ताकि दूसरे उसके सामने उतर जाएं। वह ऐसी स्थिति नहीं चाहता था जहां वह एक से लड़ रहा हो और दूसरे किसी दूसरे से लड़ रहे हो, जिससे उसके लिए सभी पर अपना भ्रम डालना मुश्किल हो जाएगा। सौभाग्यवश लाल वस्त्र पहने 5 किसान एक दूसरे के बगल में नहीं खड़े थे। दक्ष ने कोने में खड़े व्यक्ति को मारने के लिए चुना ताकि वह सब पर नजर रख सके। जब 5वां साधक मर रहा था तो उसकी आवाज से अन्य लोग सतर्क हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, लंगचेन ने एक और साधक का सिर काट दिया। एक क्षण में ही लाल वस्त्र भारी 5 साधक 3 हो गए। हालांकि अब वे अधिक सतर्क थे। कुछ गड़बड़ है, वो कुछ कर रहा है, तुम यही रहो, मैं लड़के को मार डालूंगा, लाल वस्त्र पहने पहले साधक ने कहा और वह मायावी लंगचेन की ओर दौड़ने लगा। हालांकि यह वह नहीं था जो वह चाहता था, लेकिन उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। जैसे ही उसकी आंखें अपने मूल रंग में लौट आए, उसका भ्रम टूट गया। अविराम लाल वस्त्र पहने पहले व्यक्ति ने जब मायावी लंगचेन को गायब होते देखा तो वह रुक गया। अंततः अन्य लोग भी भ्रम से बाहर आ गए और उन्होंने असली लंगचेन को देखा। लंगचेन ने अपने हाथ में राजा की तलवार ली हुई थी और वह निकटतम पर वार कर रहा था। जंग सावधान, लाल वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। जब उसने देखा कि दक्ष हमला कर रहा है, जॉन नाम के व्यक्ति ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और दक्ष की तलवार से भिड़ गया। जैसे ही राजा की तलवार लाल वस्त्र पहने आदमी की तलवार से टकरा रही थी, अचानक लंगचेन के हाथ में एक और तलवार आ गई। यह माउंटेन डिस्ट्रॉयर था, वह तलवार जो दक्ष के पास शुरू से ही थी। हालांकि इसका ग्रेड काफी कम था, लेकिन उसने इसे हमेशा अपने पास रखा क्योंकि यह इतनी लड़ाइयों के बाद भी नष्ट नहीं हुई थी। जॉन का ध्यान राजा की तलवार और दक्ष की ताकत पर अधिक था जो उसके बराबर थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि दक्ष के हाथों में एक और तलवार दिखाई दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। माउंटेन डिस्ट्रॉयर उस आदमी की सीना में घुस चुका था। यद्यपि उस व्यक्ति का हृदय क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी वह अपना
अंतिम हमला पूरा करने में सफल रहा। उसकी तलवार ने दक्ष के शरीर को छुआ और उसके कपड़ों को काट दिया, लेकिन घाव ज्यादा गहरा नहीं था क्योंकि दक्ष आखिरी क्षण में हिलने में कामयाब हो गया था। जॉन जमीन पर गिर पड़ा। अल्पविराम दूसरा पृथ्वी क्षेत्र साधक जिसने जॉन को चेतावनी दी थी उसकी मौत से सदमे में था, लेकिन उसका सदमा तब और भी अधिक बढ़ गया जब दक्ष सामने से गायब हो गया। दक्ष टेलीप के माध्यम से उस आदमी के पीछे प्रकट हुआ और उसने उस आदमी पर अपनी तलवार तान दी। क्लिंग जब दक्ष की तलवार दूसरी तलवार से टकराए तो धातु जैसी आवाज आए। तुम्हें अपनी पीठ पर ध्यान देना चाहिए। लैंग लाल वस्त्र पहने एक अन्य व्यक्ति समय पर वहां पहुंचने में सफल रहा तथा उसने अपने मित्र को बचा लिया। दक्ष यही नहीं रुका, उसने अपने शरीर को लगभग 360 डिग्री घुमाया और उस आदमी पर वार किया जो उसे अपने लक्ष्य को मारने से रोक रहा था, लेकिन वह आदमी चकमा देने में कामयाब रहा। अब दो लाल वस्त्रधारी पुरुष दक्ष के विरुद्ध थे। दक्ष को महसूस हो रहा था कि उसकी क्यूई बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। वह आगे बढ़ा और उसने राजा की तलवार और पर्वत विध्वंसक दोनों का प्रयोग करते हुए एक ही समय में दो व्यक्तियों को ढूंढ निकाला। वह टेलीप की सीमा तक भी पहुंच रहा था दिन में कई बार। इसका इस्तेमाल करने के कारण अब केवल दो ही उपयोग बचे थे। उसने उन दो को सही समय के लिए बचाकर रखने की कोशिश की। लड़ते समय लोन चेन ने अपने पर्वत विध्वंसक को वापस भंडारण रिंग में रख दिया और उन दोनों से लड़ने के लिए केवल एक तलवार का इस्तेमाल किया। लड़ते समय वह अपना विशेष कौशल प्रयोग करने के लिए तैयार होकर अपना मुक्त हाथ आकाश की ओर उठाता था। अल्पविराम आसमान में पहले से ही अंधेरा था, लेकिन चांदनी चमक रही थी, लेकिन वह भी बंद हो गई क्योंकि आसमान काले बादलों से ढक गया था। लाल वस्त्र पहने लोगों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आसमान में गड़गड़ाहट क्यों हुई, लेकिन वे इस पर अधिक विचार नहीं कर सके क्योंकि उनका ध्यान दक्ष पर था जो एक के विरुद्ध दो लड़ाई लड़ने के बावजूद उनसे आगे चल रहा था। जब वे लड़ रहे थे तो दक्ष अचानक पीछे हट गया। दोनों लोग चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते एक शक्तिशाली वज्रपात उन पर गिर पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि कट उनके शरीर से होकर गुजर रहा है जिससे उनके कुछ अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दक्ष ने इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया और तलवार की मुद्रा में आ गए। सेंट स्वर्ड के स्टीवन रूप, पांचवा रूप अराजकता। दक्ष ने कहा। उसने अपनी सारी क्यूई का उपयोग किया और अपने सामने खड़े दो आदमियों पर अपनी तलवार घुमाई। तलवार से प्रकाश की एक विनाशकारी किरण निकली और लाल वस्त्र पहने पुरुषों की ओर बढ़ी। जिस भी स्थान से विनाशकारी प्रकाश गुजरा वहां केवल मलबा ही बचा। हमले से लोग भयभीत हो गए थे और वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन बिजली के कारण उनके पैर कुशलता से हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा हमला बहुत तेज था। कुछ ही देर में रोशनी उन दोनों के शरीरों से होकर गुजर गई, फिर भी वह रुकी नहीं और लाल वस्त्र पहने लोगों के शरीरों को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। लाल वस्त्र पहने हुए लोग जमीन पर गिर पड़े या कम से कम उनके शरीर का जो कुछ हिस्सा बचा था वह जमीन पर गिर पड़ा। उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका था, हालांकि उनके सिर अभी भी सुरक्षित थे। दक्ष देख सकता था कि मरने के बाद भी उनकी आंखें सदमे में खुली हुई थी। दक्ष ने राहत की सांस ली कि यह सब खत्म हो गया। वह रान को बुलाकर जाने ही वाला था कि उसने ताली बजने की आवाज सुनी। लांगचेन ताली की आवाज सुनकर रह गया। वह धीरे से पीछे मुड़ा और ताली बजाने वाले व्यक्ति की ओर देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अल्पविराम। वह धीरे से पीछे मुड़ा और ताली बजाने वाले व्यक्ति की ओर देखा और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वहां एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसके चेहरे का सिर्फ ऊपरी आधा हिस्सा ही नकाब से ढका हुआ था। पहले वाले पुरुषों के विपरीत इस आदमी ने काला लबादा पहना हुआ था, लेकिन जिस बात ने दक्ष को हैरान कर दिया वह थी उस आदमी की साधना। वह व्यक्ति आकाश लोक का साधक था। वह कोई प्रारंभिक आकाश क्षेत्र भी नहीं था, वह चौथे चरण का आकाश क्षेत्र साधक था। दक्ष अब चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने महसूस किया कि यह आदमी उन 4 आकाश लोक साधकों में से एक था जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे के लिए यहाँ वह इतनी कम उम्र में भी इतनी कुशल। मैं काफी प्रभावित हूँ, आदमी ने कहा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। मुझे कहना चाहिए आज तुम्हें लड़ते हुए देखकर मैं काफी हैरान था। एक बच्चा जो टेलीप कर सकता है। मैंने अंतरिक्ष के नियम नामक एक अनोखे कानून के बारे में केवल कुछ अजीब सिद्धांत सुने हैं, हालांकि उन सिद्धांतों पर विश्वास करना असंभव था, फिर भी मैं कुछ हद तक उन पर विश्वास करता था। आखिरकार हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अपने आप में काफी अजीब है। यहाँ कुछ भी संभव है। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी एक झलक देखने को मिली। आपने अंतरिक्ष कानून के सार को समझ लिया होगा, है ना? आदमी ने पूछा, लेकिन दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तुम एक शर्मीले बच्चे की तरह दिखते हो। ये ठीक है, वैसे भी अब जब मैंने इसे काम करते हुए देखा है तो मुझे ये कानून काफी पसंद है। सही व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर यह काफी शक्तिशाली है। दुर्भाग्य से एक कानून न तो साझा किया जा सकता है और न ही सिखाया जा सकता है, इसलिए आपके द्वारा इसे जानने से मुझे थोड़ी सी भी मदद नहीं मिलती है। आदमी ने निराशा में आ भरी। अल्पविराम। और हाँ, तुमने मेरे आदमियों को मार डाला, इसलिए चाहे तुम
कितने भी खास क्यों ना हो, तुम आज मर जाओगे, मैं इसके लिए पहले ही माफी मांगता हूँ, उस आदमी ने पूरी गंभीरता से कहा। उस आदमी की बातों से दक्ष को समझ में आ गया कि वह आदमी लड़ाई की शुरुआत से वहां नहीं था, इसलिए उसने उसे भ्रम के नियम का उपयोग करते नहीं देखा। ये हो सकता है कि उसने भी इसका अनुमान लगा लिया हो मरने से पहले। क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, तुम्हारे हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे मरने तक लड़ने को तैयार हो, ऐसा क्यों? तुम मुझसे जीने की भीख क्यों नहीं मांगते? नकाबपोश आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इतना भोला नहीं हूँ कि यह सोचूं कि भीख मांगने से कोई बच सकता है। बहुत से लोगों ने मेरे सामने भी भीख मांगी और मैंने उनकी मदद नहीं की। जब तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे चेहरे पर और भी संतुष्टि आएगी, दक्ष ने जवाब दिया। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। जब वह आदमी मुस्कुरा रहा था तो दक्ष ने आगे कहा। दक्ष उस आदमी की ओर बढ़ा और उसने अपनी तलवार घुमाई। मुझे तुम्हारा दृढ़ संकल्प पसंद है बेटा, आदमी ने बुदबुदाते हुए अपनी तलवार निकाली और उसे दक्ष की तलवार से भिड़ा दिया। वह व्यक्ति बिना पीछे धकेल अपनी जगह पर खड़ा रहा, जबकि दक्ष को जमीन पर उतरने से पहले 20 कदम पीछे धकेला गया। तुम बहुत ताकतवर हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे आदमियों को मारने में कामयाब हो गए, उस आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बहुत बुरा हुआ कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, उसने कहा और अंततः वहां से चला गया। उसकी गति बहुत तेज थी। वह तुरंत दक्ष के पास आ गया और उसने अपनी तलवार घुमाई। दक्ष कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी। दक्ष की नजर में ये लगभग टेलीप की सीमा को छू रहा था। दक्ष ने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दी और अपने शरीर और उस आदमी की तलवार के बीच अपनी राजा की तलवार ले आया, जिससे उसने अपने शरीर को 2 टुकड़ों में कटने से बचा लिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि लंग चेन जमीन पर गिरते ही पीछे की ओर उछल गया। दक्ष ने खांसते हुए मुंह से रक्त निकाला। उसे अपने अंदरूनी अंगों में दर्द महसूस हो रहा था। उसकी क्यूई भी कम हो रही थी और वह पहले भी एक बार अपनी स्थानिक यात्रा क्षमता का इस्तेमाल कर चुका था। उसे इसे फिर से इस्तेमाल करने से पहले अभी भी 20 घंटे बाकी थे। उसे किसी तरह स्काईरियम कल्टिटर को मारने के अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दक्ष अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था और बैठने की कोशिश कर रहा था। नकाबपोश आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हालांकि परिचय के लिए देर हो चुकी है, फिर भी मैं अपना परिचय दूंगा आपको। उस आदमी का नाम पता हो चाहिए जो आपको मारने जा रहा है। मैं लैंग जिंग हूँ, मैं डार्क सोल संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम मेरे हाथों मरोगे, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने दक्ष की ओर चलना बंद नहीं किया। वह बहुत धीमी गति से चल रहा था, मानो वह उस पल का आनंद ले रहा हो। उनके बीच की दूरी केवल 30 मिनट की थी जब दक्ष ने 2 शेष टेलीप में से एक का उपयोग किया और वह अपने स्थान से गायब हो गया और तुरंत उस आदमी के पीछे प्रकट हुआ। दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया और भी तेज थी क्योंकि उसने कुशलता पूर्वक अपना शरीर घुमाया और अपनी तलवार को पीछे की ओर घुमाया। तलवार राजा की तलवार से टकराई। लन चेन फिर से हार गया और वह टूटी पतन की तरह उड़ गया और जमीन पर गिर गया। टेलीपोर्ट एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में अच्छा है, लेकिन यह मेरे खिलाफ उतना प्रभावी नहीं है। मैं पहले से ही आपके कौशल के बारे में जानता हूं, आदमी ने दक्ष को देखते हुए कहा। दक्ष फिर से खड़ा हो गया, हालांकि उसने चुपके से उस आदमी पर अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल किया। उस आदमी ने देखा कि दक्ष अभी भी कमजोरी से जमीन पर पड़ा हुआ है। वह आदमी लन चेन की ओर चला, जो कि वास्तव में मायावी लन चेन था। असली लन चेन पास में ही खड़ा था और उस आदमी के पास आते ही हमला करने के लिए तैयार था। पहले की तरह वह आदमी लन चेन की ओर चलने में बहुत समय ले रहा था। उसके और भ्रामक लन चेन के बीच 100 मीटर की दूरी थी और उसके और असली लॉन्ग चेन के बीच 70 मीटर की दूरी थी। दक्ष ने अपने अंतिम टेलीप का उपयोग नहीं किया क्योंकि यदि वह इसका उपयोग करता तो उसका ध्यान कुछ क्षण के लिए उस आदमी से हट जाता और भ्रम टूट जाता। उस आदमी की तेज प्रतिक्रिया को देखते हुए उसे लगा कि वह बच जाएगा। उसने उस आदमी के उसके पास आने का इंतजार किया। अंततः कुछ समय बाद वह आदमी उसके पास आ गया। अंततः कुछ समय बाद वह आदमी उसके पास आ गया। दक्ष ने चुपचाप अपनी तलवार उठाए और उस आदमी पर तान दी। राजा की तलवार हवा में उड़ती हुई काले वस्त्र पहने व्यक्ति की गर्दन की ओर बढ़ी। काले लबादे वाले आदमी के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने अपनी तलवार उठाई। उसकी तलवार सी दक्ष की तलवार से टकराए। उसने मुक्का मारते हुए तेजी से अपना दूसरा हाथ भी उठाया। उसकी मुट्ठी उस छाया से टकराई जिसने दूसरी ओर से उस पर हमला किया था। शैतान शिकारी जानवर ने दक्ष के आदेश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की इंद्रिया वास्तव में बहुत डरावनी थी। शैतान शिकारी जानवर को मुक्का मारा गया और वह जमीन पर गिरकर उड़ गया। उसकी सीना की कुछ हड्डियां टूट गई थी। ओरियन, दक्ष ने पुकारा, तुम्हें अपने सामने चल रही लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए बेटा, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और दक्ष को मुक्का मारा। उस दक्ष ने खांसते हुए मुंह से रक्त निकाला क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी सीना की हड्डियां टूट गई हो। वह टूटी पतन की तरह उड़ गया और जमीन पर आ गिरा। अल्पविराम जैसे ही वह गिरा उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। तो आप भ्रम का भी उपयोग कर सकते हैं। मुझे कहना चाहिए कि यह आश्चर्यजनक था, हालांकि अंतरिक्ष के सार का उपयोग करने जितना आश्चर्यजनक नहीं। ये बहुत बुरा है कि भ्रम की अपनी
कमजोरियां होती हैं। तुम्हारे पास वाकई बहुत अच्छी चीजें हैं, साथ ही डेविल हंटर जैसा दुर्लभ जानवर भी है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा शिष्य भी इतना प्रतिभाशाली हो। आदमी ने निराशा में आ भरी और दक्ष की ओर बढ़ा। दक्ष को बहुत दर्द महसूस हुआ क्योंकि उसकी सीन न कुछ चली गई थी। वह अभी भी दर्द सह रहा था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस चुनौतीपूर्ण समय में उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ गया हो। मुझे तुम पर दया आती है बेटा, इतना प्रतिभाशाली लड़का अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसा ही होना चाहिए। वह आदमी उसके सामने रुकते हुए मुंह मुस्कुराया। उसने अपना हाथ लांग चैन की गर्दन की ओर बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसने दक्ष को गर्दन से पकड़ते हुए हवा में खींच लिया। आप अपना शरीर हिला नहीं सकते हैं न? पुरुषों ने कहा, भले ही आप इसे हिला ना सके लेकिन मुझे यकीन है कि आप दर्द महसूस कर सकते हैं, है ना? आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे घूरती रही। ठीक है, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जांच कर लूंगा, पुरुषों ने कहा और उसने अपनी तलवार उठाए और दक्ष के दाहिने हाथ में घूंक दिया। दक्ष दर्द से डरा क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके हाथ में तलवार घुस गई है। ये बहुत अच्छी आवाज है, मुझे इसमें बहुत मजा आया, मुझे फिर से कोशिश करने दो, आदमी ने कहा और तलवार निकाली और दूसरे हाथ से दक्ष पर वार कर दिया। अल्पविराम दक्ष ने अपने दांतों को भींच लिया और खुद को चीखने से रोका एक बार और ऐसा लग रहा था कि वह आदमी इसका आनंद ले रहा था। उसने तलवार निकाली और उसे लंग चेन के दाहिने पैर में घोंप दिया। उसने यही प्रक्रिया अपने दूसरे पैर के लिए भी दोहराई। दक्ष के दोनों हाथ और पैर से रक्त बह रहा था। असल में अब उसे अपने हाथ और पैर भी महसूस नहीं हो रहे थे। अलविदा छोटे दोस्त, आदमी ने कहा और अपनी तलवार दक्ष के दिल की ओर तान दी। डॉट 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 डॉट। उनसे काफी दूर मिंगू और अन्य लोग अभी भी पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ रहे थे और वे लगभग नीचे पहुंच चुके थे। वह सुरक्षित रहेगा, है ना? जिविन ने चिंता से पूछा। वह कभी कभी पीछे की ओर देखती रही। चिंता मत करो, वह कुछ भी हासिल कर सकता है। तुम्हें पता है कि उसने ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय में क्या किया था, है ना? अगर वह उस स्थिति में बच सकता है तो भरोसा रखो वह सुरक्षित बाहर आ जाएगा, मिंगू ने कहा। वह ये नहीं जानती थी कि हालांकि उस समय दक्ष का सामना एक आकाशीय क्षेत्र के साधक से हुआ था, लेकिन उसके साथ एक बंधक भी था। इसके अलावा उसने उस समय तक स्थानिक यात्रा का उपयोग नहीं किया था, इसलिए वह इसका उपयोग करने से बच गया। दक्ष के पास अभी इनमें से कुछ भी नहीं था। वह पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधकों से बच निकलने में सक्षम था, लेकिन चौथे चरण का आकाश क्षेत्र साधक एक पूरी तरह से अलग चीज थी। यहाँ तक कि दक्ष ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि संप्रदाय के बुजुर्गों के बजाय एक आकाशीय क्षेत्र का साधक उसके पीछे आएगा। अल्पविराम जैसे ही वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, वे जंगल से बाहर आ गए। तुम दोनों मेरे डाक हॉर्स पर सवार हो सकते हो, मैं भी उसी पर चलूंगा, उसने अपने दोनों जानवरों को बाहर निकालते हुए कहा। एक अज्ञात घोड़ा और एक आत्मा भक्षी भेड़ लिया। वह अपने आत्मा भक्षण करने वाले भेड़िए के ऊपर चढ़ गया, जबकि लड़कियां डाकहस के ऊपर चढ़ गई और वे निकटतम शहर की ओर बढ़ गई, वह स्थान जहां दक्ष ने उनसे मिलने का वादा किया था। डॉट 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 डडट डडट बीस्ट हॉल के अंदर कत्लेआम चल रहा था। लाल वस्त्रधारी साधक पशुग्रह के शिष्यों का यथासंभव क्रूरतापूर्वक वध कर रहे थे। वहां हर जगह रक्त ही रक्त था। लाल वस्त्र पहने 5 आदमी एक महिला के सामने खड़े थे जिसके शरीर से रक्त बह रहा था। उसके चारों ओर बच्चों के शव पड़े थे और ऐसा लग रहा कि वह जल्द ही उनके पद चिन्हों पर चलेगी। वह महिला इल्शिन थी जिसके साथ दक्ष पहले भी बातचीत कर चुका था। जब वह बच्चों को लेकर जा रही थी तो उसे लाल वस्त्र पहने 5 किसानों ने रोक लिया। एल्डशिन एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक थे, लेकिन 5 लाल वस्त्र साधक भी शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक थे। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह किसी भी शिष्य को बचाने में सक्षम नहीं थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, काश हम तुम्हारे साथ कुछ मजेदार समय बिता पाते। दुर्भाग्य से हमारे बॉस भी यहाँ है, इसलिए हम आज कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी ने निराशा में आह भरी। उसे एक औरत को मारने का विचार पसंद नहीं था, खासकर एल्डरशन जैसी खूबसूरत औरत को। बीस्ट हॉल के कोर हॉल के अंदर 3 लोग खड़े थे, 2 काले वस्त्र पहने पुरुष और एक काले वस्त्र पहने महिला। उनके सामने कुछ लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक बीस्ट हॉल के संप्रदाय प्रमुख की थी। अल्पविराम काले वस्त्र पहने 2 पुरुष और एक महिला मुख्य हॉल में खड़े थे। उनके सामने कुछ लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक बीस्ट हॉल के संप्रदाय प्रमुख की थी। काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति हॉल मास्टर के शव की ओर आया और तलवार से उसकी गर्दन काट दी। उन्होंने हॉल मास्टर का सिर अपने स्टोरेज रिंग में सुरक्षित रख लिया। हा, यह मेन बीस्ट हॉल में भेजने के लिए एकदम सही उपहार होना चाहिए। मुझे यकीन है कि उन लोगों को ये पसंद आएगा। आदमी ने चेहरे पर खौफनाक मुस्कान के साथ कहा। अरे लैंग जिंग अभी भी यहाँ नहीं है, आखिर वह आदमी क्या कर रहा है? आदमी ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर के साथ पीछे मुड़कर देखा। कौन जानता है, शायद उससे खेलने के लिए कुछ मजेदार मिल गया हो। मुझे उस व्यक्ति पर दया आती है जो उसका ध्यान आकर्षित करता है, एक अन्य नकाबपोश व्यक्ति ने आंख भरते हुए कहा। ठीक है, अब हमारा काम पूरा
हो गया है, चलो उसे ढूंढते हैं, हमारे पास अभी भी कुछ समय है जब तक हमारे लोग सभी शिष्यों को मार नहीं देते, देखते हैं कि वह क्या करने वाला है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर की ओर चल पड़ा। बाकी दो ने भी ऐसा ही किया और चले गए। उन्होंने अपने पंख वाले शेरों को बुलाया और उन पर चढ़ गए। पंख वाले शेर बीस्ट हॉल के ऊपर उड़ने लगे। तीनों काले वस्त्र पहने लोग जहां से भी गुजरे उन्होंने मलबे और जवान और बूढ़े लोगों की लाशें देखी। पूरा बीस्ट हॉल रक्त से लथपथ था। वे पूरे स्थान पर उड़े लेकिन उन्हें वह चौथा आदमी नहीं दिखा जिसे वे खोज रहे थे। उन्होंने अपने अधीनस्थों को संदेश भेजकर पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है। वे जानते थे कि अगर वे लैंग जिनको व्यक्तिगत रूप से संदेश भेजकर भी पूछेंगे तो भी वह जवाब नहीं देगा, इसलिए वे केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही पूछ सकते थे। सौभाग्यवश बहुत से लोगों ने उसे संप्रदाय के निकास की ओर उड़ते हुए देखा था। उन्होंने दिशा का अनुसरण किया और संप्रदाय से बाहर निकल गए। उन्हें संप्रदाय से बाहर बहुत दूर तक नहीं उड़ना पड़ा इससे पहले कि वे जिसे खोज रहे थे उसे पा सके। उन्होंने अपने पंख वाले शेर को नीचे जाने का आदेश दिया तो हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, अब जाने का समय हो गया है। नकाबपोश महिला ने लैंग जिंग से कहा, ओह क्या ये सही है, अच्छा हुआ कि मैं भी यही समाप्त हो गया। लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ जो शव पड़ा है वह किसी बच्चे जैसा लग रहा है, क्या तुम उसके साथ खेल रहे थे? हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा था। क्या तुमने यहाँ पड़े उन 5 लाल पोशाकधारी आदमियों को देखा है? उन्हें इस बच्चे ने मार डाला, दुर्भाग्य से उसने मेरे आदमियों को मारने की गलती की। लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम मजाक कर रहे हो, एक बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? किसी और ने ऐसा किया होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। ये स्पष्ट था कि दूसरे को इस बात पर विश्वास नहीं था। जब उसने ये किया तो मैं यही था। क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने यह बात कहने वाले को घूर कर देखा। नकाबपोश महिला को लगा कि माहौल गर्म हो रहा है इसलिए उसने विषय बदल दिया, अरे यह एक दुर्लभ शैतान शिकारी जानवर है, यह अच्छा है कि तुमने जानवर को नहीं मारा, ये चीजें मिलना मुश्किल है, चलो जानवर को अपने संप्रदाय में ले चलते हैं। उसने बेहोश शैतान शिकारी जानवर को देखते हुए कहा। अल्पविराम अचानक उनके सभी तावीज चमकने लगे। उन्होंने संदेश सुना और उन्हें सूचित किया गया कि बीस्ट हॉल से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति मर चुका है, हमारा काम हो गया, चलो चले। लैंग जिंग ने अपने पंख वाले शेर को पुकारते हुए कहा, डॉक्टर डडर। उस रात उड़ने वाले जानवर उसी तरह चुपचाप पशु हॉल से चले गए जैसे वे आए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि कहानी सुनाने के लिए एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा, यहाँ तक कि इमारतें भी सलामत नहीं बची। डडर सबसे घातक रात बीत गई और जल्द ही सूर्य की किरणें धरती को गर्म करने लगी। मिंगू और ओज नजदीकी शहर पहुंच चुके थे। उन्होंने पहले से ही कमरे बुक कर लिए थे। उन्होंने दक्ष के आने पर उसके लिए भी कमरा बुक कर दिया था। जीशान और अन्य लोगों ने पूरे दिन इंतजार किया लेकिन दक्ष नहीं आया। चूंकि बहुत समय बीत चुका था इसलिए वे चिंतित होने लगे थे। वह अभी भी यहाँ नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी, मैं पहाड़ पर जाकर देखता हूँ, हो सकता है कि वह बच गया हो लेकिन वह घायल है, मैं अभी वापस आता हूँ, जीशान ने कहा। जैसे ही उसकी चिंताएं बढ़ने लगी, हम भी आएंगे, मिंग और झ कविन ने कहा। अल्पविराम, इससे हमें देरी ही होगी, मेरा आत्मा भक्षण करने वाला भेड़िया डाकहोस से कहीं ज्यादा तेज है, मैं वहां और तेजी से जा सकता हूँ, अगर तुम लोग आ गए तो हम धीमे ही रहेंगे। जीशान ने अपना सिर हिलाते हुए उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि लड़कियां उसकी बात समझ गई हैं, इसलिए वे चुप हो गई। जीशान आत्मा भक्षक भेड़िए के ऊपर चढ़ गया और हवा की उस पहाड़ की ओर बढ़ गया जहां पशु हॉल स्थित था। आधे घंटे की यात्रा के बाद वह पहाड़ के नीचे पहुंच गया लेकिन पहाड़ की हालत देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। सभी बागान और पेड़ जलकर राख हो गए। उन्होंने समझा कि अधिकांश हमलावरों ने संप्रदाय के साथ साथ पहाड़ को भी जला दिया। जैसे ही उसने आत्मा भक्षक भेड़िए को पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने का आदेश दिया, उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। वह उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां वे लंग चेन से अलग हुए थे। जब वह वहां रुका तो वहां कुछ भी नहीं था, उसे सिर्फ राख ही दिखाई दे रही थी। वह ये भी नहीं पहचान पा रहा था कि यह राख पेड़ों की है या लाशों की। वह बस वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर सदमा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। दक्ष, उसने आसमान की ओर देखते हुए जोर से दर लगाए, कोई जवाब नहीं आया। पूरा पहाड़ कब्रिस्तान जैसा था, हर जगह मौत के अलावा कुछ नहीं था। वह अभी भी आशा को जीवित रखे हुए था और लॉन्ग चेन की तलाश में पहाड़ के चारों ओर घूम रहा था। उसने हर जगह की जांच की, वह बीस्ट हॉल में भी घुस गया या जो कुछ बचा था अंदर, उसने सिर्फ कुछ अधजले शव और राख देखी। संरचनाएं अभी भी खड़ी थी लेकिन उन्होंने अपनी संरचनात्मक अखंडता खो दी थी। उसने पूरा दिन खोजबीन की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। छोटे भाई चेन, तुम्हें क्यों मरना पड़ा? मुझे यही रहना चाहिए था और तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, यह सब मेरी गलती है, जीशान ने कहा और आसमान की ओर देखा जो काला पड़ने लगा था। उसकी आंखें नम थी, वह पहाड़ छोड़कर चला गया। उसे लड़कियों को भी ये बताना था, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसे उन्हें ये बताना था कि दक्ष अब नहीं रहा। अल्पविराम, चारों ओर अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा, वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई संवेदना
संवेदना नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, यह एक खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। दक्ष ने खुद को उस खाली शून्य में तैरता हुआ पाया। उसने अपने हाथ पैरों को देखा, उनमें कोई समस्या नहीं थी, वह अपने हाथ हिला भी सकता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वह हाथ हिलाता भी था तो कोई प्रतिरोध नहीं होता था। ऐसा लगता था कि उसकी हरकत का विरोध करने के लिए हवा ही नहीं थी। क्या मैं फिर से मर गया हूँ? ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूँ। ये पिछली बार से बहुत मिलता जुलता है। दक्ष ने निराशा में आ भरी, क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? आसपास एक आवाज गूंजी। कौन? दक्ष ने आश्चर्य से कहा। उससे लगा जैसे आवाज बहुत परिचित थी। मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं वही हूँ जो तुम बनना चाह हो, लेकिन तुम नहीं बन सकती क्योंकि तुम खुद को खोने के लिए तैयार नहीं हो। आवाज ने कहा। आप कौन है? दक्ष ने फिर पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन मेरे सामने एक छाया उभरी जिसने शीघ्र ही मानव रूप ले लिया। अल्पविराम, उसने एक मानव का रूप ले लिया। वह मानव कोई और नहीं बल्कि स्वयं दक्ष था। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम हूँ और तुम में हो। क्या तुम्हें मुझे देखकर राहत मिली है? दक्ष जैसा दिखने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद मरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अजीब सपने देख सकता हूँ। दक्ष ने अपने क्लोन को देखते हुए कहा, ये कोई सपना नहीं है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम ही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा हृदय राक्षस हूँ। अधिक सटीक रूप से कहूँ तो क्लोन ने दक्ष को देखकर मुस्कुराया। मेरे हद राक्षस, क्या तुम अपने कोकून से बाहर आ गए हो और तुम बात कर सकते हो? दक्ष उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। खैर, मैं विकास से पहले ऐसा नहीं कर सकता था, क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने पूछा। तुम कहीं नहीं हो और तुम मरे भी नहीं हो। अब समय आ गया है कि तुम जाग जाओ। क्लोन ने उसकी ओर देखा और कहा। क्लोन ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और अपनी उंगली टका दी। हाँ। दक्ष ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह जोर जोर से सांस ले रहा था, मानो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। कुछ सेकंड के बाद उसकी सांस सामान्य हो गई। उसने अपने शरीर की ओर देखा और पाया कि उसके हाथ और पैर अभी भी ठीक थे, हालांकि उसके कपड़े अभी भी रक्त से सने हुए थे, जिसमें से ज्यादातर उसका अपना रक्त था। यहाँ तक कि उसकी अंगूठी भी अभी भी उसकी उंगली में थी, हालांकि वह अदृश्य थी। अल्पविराम, उसे बस इस बात से राहत थी कि वह मरा नहीं था, इस बात से खुश होकर कि वह जीवित है। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन वह अपनी इंद्रियों की तीव्रता के कारण अंधेरे में देख पा रहा था। कमरा बिल्कुल खाली था। यह एक छोटा सा कमरा था जो जेल जैसा लग रहा था। सामने एक दरवाजा था। दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे धातु से बना हो, लेकिन दक्ष को यकीन था कि ऐसा नहीं होगा। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे छू लिया। इसे तोड़ दो, भागने का यही एकमात्र रास्ता है, हम आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। तुम नहीं जानते कि अगर तुम यहाँ रहे तो क्या हो सकता है। उसके कानों में एक आवाज आई। दक्ष ने उस आवाज को पहचान लिया। यह उसके हृदय दानव की आवाज थी, जिससे उसने अभी अभी उस खाली शून्य में की थी। हालांकि वह अपने दिल की बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन ये सच था कि उसके शब्द दक्ष को समझ में आ गए थे। चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं करूंगी। मैं तो बस एक ऐसी चीज हूँ जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैदा हुई है। मैं यहाँ से भागना नहीं चाहती, बल्कि तुम भागना चाहते हो, आवाज ने आगे कहा। दक्ष का भी मानना था कि यही सुझाव था, क्योंकि वह बाहर टेलीप नहीं कर सकता था, क्योंकि वह केवल उन जगहों पर टेलीप का उपयोग कर सकता था जिन्हें उसने पहले देखा था। उसने नहीं देखा था कि दरवाजे के बाहर की जगह कैसी दिखती है, इसलिए वह भागने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता था। स्थानिक स्थानांतरण भी इसी तरह काम करता है। वह 200 किलोमीटर की सीमा से बाहर टेलीप नहीं कर सकता था और उसके लिए यह जरूरी था कि वह जगह देख सके। वह पोर्टल खोलना चाहता था। दक्ष ने अपनी मुट्ठी बांध ली और अपनी पूरी साधना का उपयोग किया। अल्पविराम, जब वह अपनी साधना कर रहा था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसे रोक रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोक रही थी। उसने गेट पर मुक्का मारते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब मुट्ठी दरवाजे पर लगी तो भारी धातु जैसी आवाज आई, लेकिन दरवाजे पर कोई खरोंच तक नहीं आई। जैसा कि मैंने सोचा था, दरवाजा ऐसा नहीं है जिसे मैं तोड़ सकूं, दक्ष ने निराशा में कहा। वह वापस चला आया और एक कोने पर बैठ गया। जून, उसने पुकारा। जून उसके पास प्रकट हुआ। क्या तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं? उसने उससे पूछा। मुझे नहीं लगता, उसने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। एक मिनट रुको, रान कहाँ है? वह अचानक उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे याद आया कि रान ने आकाश क्षेत्र साधक पर भी हमला किया था। चूंकि तुम जीवित हो तो वह भी जीवित होगा। ओरियन और तुम्हारे राजा की तलवार वे दोनों लंग जिनके हाथों में होने चाहिए, उसने जवाब दिया। जब तक वह जीवित है तब तक सब ठीक है। दक्ष ने राहत की सांस ली। चूंकि उसे रान के बारे में याद था, इसलिए उसने दूसरों की भी जांच करने का फैसला किया। उसने अपनी अंगूठी के अंदर जानवर के क्षेत्र की जांच करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। कोडोर अभी भी सो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी विकास के दौर से गुजर रहा था। बख्तरबंद गेंडे के लिए वह खाली मैदान में घूम रहा था। अंत में छोटी बर्फ उसकी आंखें खुली हुई थी, क्योंकि उसने छोटी बर्फ देखी थी। थोड़ी सी बर्फ सोती हुई लग रही थी और उसके शरीर पर प्राचीन दिखने वाले अक्षर चमक रहे थे। थोड़ी बर्फ के साथ क्या हो रहा है?
है? दक्ष ने जून से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, जब से लिटिल स्नो ने कंडोर को काबू करने में आपकी मदद की और रिंग में प्रवेश किया तब से वह सो रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या हो रहा है। शायद ये भी विकास के दौर से गुजर रहा है या शायद कुछ और हो। जून ने कहा। अल्पविराम, वह विकास के दौर से गुजर रही है। जब तक कोई गंभीर बात नहीं है तब तक सब ठीक है। दक्ष ने कहा। वैसे क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? दक्ष ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि इसके कुछ तरीके हैं। उनमें से एक ये है कि जब आप यहाँ बंद हो तो अंतरिक्ष के नियमों की अपनी समझ बढ़ाएं। जून ने जवाब दिया। इसमें बहुत समय लगेगा। और क्या? उसने पूछा। वह समझ में सफलता प्राप्त करने की आशा में यहाँ वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहते थे। दूसरा तरीका है लंग जिंग नाम के आदमी से बात करना। उसने तुम्हें नहीं मारा, उसे तुम्हारी कोई जरूरत होगी। तुम अपनी आजादी के लिए बातचीत कर सकती हो। उसने एक और सुझाव दिया। मैं उसे क्या दे सकता हूँ? जैसा कि उसने पहले कहा था, मेरा अंतरिक्ष कानून का ज्ञान किसी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए मेरे पास उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। दक्ष ने अपने चेहरे पर संदेह भरे भाव के साथ कहा। यह फैसला उस पर छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है कि वह खुद ही तुम्हें ढूंढने आएगा। असल में वह आ ही रहा होगा, क्योंकि तुम्हारी पिछली हरकतों ने शायद बाहर के गार्डों को सतर्क कर दिया होगा। उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर मैं बस इंतजार ही कर सकता हूँ। दक्ष ने नीचे देखते हुए कहा। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मर जाता तो तुम्हारा क्या होता? दक्ष ने पूछा। कुछ नहीं, मैं और अंगूठी तुम्हारे साथ नष्ट हो गए होते। जून ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने मुस्कुराते हुए ऐसा कुछ कहा। अल्पविराम, नष्ट क्यों? तुम तीसरे उत्तराधिकारी को खोजने नहीं गए? उसने पूछा। नहीं, अंगूठी सिर्फ 2 उत्तराधिकारों के लिए बनाई गई थी। अंगूठी में सिर्फ 2 रक्त की बथी, एक दक्ष सेन को दी गई और दूसरी तुम्हें। अगर तुम मर गए तो मेरा या अंगूठी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसने आह भरते हुए कहा। दक्ष उसे जवाब देने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुल गया। अंधेरा कमरा उजाला हो गया। एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने काले रंग का लबादा पहना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। मास्क के बिना दक्ष ने उसका चेहरा साफ देखा। वह आदमी 40 के आसपास का लग रहा था। उसके चेहरे पर माथे पर एक छोटा सा निशान था जो बिजली के प्रतीक जैसा लग रहा था। तुम जाग रहे हो? आदमी ने कहा। दक्ष ने आवाज पहचान ली। यह आवाज उस नकाबपोश आदमी की थी जिसने उसे हराया था। तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? दक्ष ने सीधे पूछा। क्या तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो? आदमी ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर लाते हुए कहा। इतना गंभीर मत बनो। तुम्हें जीने देने के पीछे मेरा अपना स्वार्थ था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और अधिक स्पष्ट रूप से कहूं तो मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तुम्हारे कानून की मदद चाहिए। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सा लक्ष्य और मुझे क्यों मदद करनी चाहिए? दक्ष ने पूछा। यही मुख्य प्रश्न था जिसका उत्तर वह चाहता था। अल्पविराम, जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी के लिए दुख की बात है। तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई और इसके लिए मुझे अपनी कीमती जीवन दैनी गोली का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे घाव मेरे अनुमान से कहीं अधिक गंभीर थे। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम ही नहीं थे जिसने मुझे ये घाव दिए? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए फिर से कुछ घाव छोड़ सकता हूँ। उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और दक्ष को घूरने लगा। ओ वैसे मुझे शायद तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारी मदद करते हुए मैंने तुम्हें कुछ खास चीज भी दी थी, खुद के द्वारा बनाया गया जहर। आदमी ने ऐसे कहा जैसे उसे अचानक कोई महत्वपूर्ण बात याद आ गई हो। जब तक आप हर हफ्ते एक खास गोली लेते रहेंगे तब तक जहर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप एक खुराक लेना भूल गए तो आप मर जाएंगे। सो जहर की गोली भी मेरे खास जहर को ठीक नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा। जब तुम वह काम पूरा कर लोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं तो मैं तुम्हें पूर्ण मारक औषधि दूंगा। इसके अलावा यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें अपना निजी शिष्य बनाने को तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा। मैं जहर के बारे में तो जानता हूं, लेकिन व्यक्तिगत शिष्य की क्या जरूरत है? दक्ष ने उस आदमी की ओर देखते हुए पूछा। मेरे पास 2 कारण हैं। सबसे पहले, मैं आपकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे शिष्य बने। दूसरे, ये संप्रदाय के अंदर आपकी रक्षा करेगा। यह एक बहाना है जो मैंने अन्य काले वस्त्र बुजुर्गों को आपको जीवित रखने के लिए दिया है। आदमी ने समझाया। ओरियन, और मेरी तलवार कहाँ है? दक्ष ने दूसरा सवाल पूछा जो उसके दिमाग में घूम रहा था। ओरियन, ओह, आप शैतान शिकारी के बारे में बात कर रहे होंगे। आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सुरक्षित है। जब आप मेरा काम पूरा कर लेंगे तो मैं आपको आपका ओरियन दे दूंगा। जहां तक आपकी तलवार की बात है, यहाँ आदमी ने कहा, और उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक तलवार निकाली और लंगे चैन पर तलवार फेंकी। यह एक अच्छी तलवार है, लेकिन बुरी बात यह है कि इसका का स्तर बहुत कम है। आदमी ने कहा। दक्ष ने खड़े होते ही तलवार पकड़ ली और अपनी तलवार उस आदमी की तरफ तान दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बदले की बजाय अपनी जान को चुनूंगा? दक्ष ने अपनी साधना शुरू करते हुए कहा।
कहा, मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। अब यह आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप या तो मर सकते हैं या मेरी मदद कर सकते हैं और मेरे शिष्य बन सकते हैं। डार्क सोल संप्रदाय में आपका स्थान ऊंचा होगा, लैंग जिंग ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब दक्ष वहां खड़ा था तो उसके मन में एक आवाज उससे बात कर रही थी, एक आवाज जो उसके दिल के दानव की थी। आवाज सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, वह बार बार वही बात दोहरा रही थी, मानो वह दक्ष को उस आदमी को मार डालने के लिए मजबूर करना चाहती हो। करो, उसे मार डालो, हम भाग सकते हैं। उसके दिमाग में एक आवाज थी जो केवल एक ही बात दोहरा रही थी, करो, उसे मार डालो, हम भाग सकते हैं। क्या तुम मुझे मार भी सकते हो? अगर मार सकते हो तो मार डालो, आदमी ने कहा। वह एक क्षण के लिए भी डरा हुआ नहीं दिखा। दक्ष ने अपनी तलवार उस आदमी की ओर तान रखी थी, लेकिन अंततः उसने उसे नीचे कर दिया। उसे हराने की तो बात ही छोड़िए, अगर वह ऐसा कर भी लेता तो भी वह बच नहीं पाता। अगर वह बच भी जाता तो रियन और उसकी तलवार का क्या? ओरियन उसका साथी था और तलवार संत राजा जिया नवू की विरासत पाने की कुंजी थी। हालांकि दक्ष ने अपनी तलवार नीचे कर ली, लेकिन उसके शरीर में दर्द महसूस हुआ जिससे वह घुटनों के बल गिर गया। दक्ष की प्रतिक्रिया देखकर लैंग जिंग भी दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि दक्ष उसके दिल के दानव से पीड़ित था। दक्ष ने अपनी सीना को कसकर दबाया क्योंकि उसे लग रहा था जैसे उसका दिल फटने वाला है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपनी इच्छाओं का पालन न करने का अधिकार है। मुझे मजबूर मत करो, ये बस एक छोटी सी सजा है। उसके दिल के दानव की निर्दय आवाज उसके सिर में उभरी। लैंग जिंग बस अपने घुटनों पर बैठे हुए दक्ष को आश्चर्य करते हुए देख रहा था। क्या तुम बीमार हो? उसने अंततः पूछा। अल्पविराम। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी सीना को कसकर दबाया। उसने अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वह ठीक हो गया और खड़ा हो गया, लेकिन उसे यकीन था कि ये दर्द अब तक का सबसे बुरा दर्द था। लगता है अब तुम ठीक हो, लैंग जिंग ने अपनी थोड़ी रगड़ हुए दक्ष को देखते हुए कहा। तो क्या तुम मेरी शर्तें स्वीकार करते हो? तुम कैदी नहीं बल्कि मेरे शिष्य बनोगे, लैंग जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना गुरु नहीं बनाऊंगा, तुम इसके लायक नहीं हो। दक्ष ने उसे जवाब दिया। हाँ, मेरे अलावा कौन योग्य हो सकता है? जो भी हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन समय आने पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब मेरे साथ आओ, लैंग जिंग ने कहा। वह पीछे मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। लॉन्ग चेन उसके पीछे गया। मैं भी उसे मारना चाहता हूँ, मैं उसे यहीं और अभी मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आवेग से हार नहीं सकता। मैं उसे जल्द ही मार दूंगा। सबसे पहले मुझे ओरियन को ढूंढना होगा और अपने जहर का इलाज करना होगा। उसने सोचा। उसे यकीन नहीं था कि वह खुद से बात कर रहा था या अपने दिल के दानव से। जैसे ही दक्ष बाहर निकला उसने देखा कि यह जगह वाकई जेल थी। जिस कमरे में वह था उसके जैसे सैकड़ों कमरे थे, वहां भी काफी शोर था। ऐसा लगा जैसे वह अकेला व्यक्ति नहीं था जो दरवाजा तोड़कर भागना चाहता था। दुर्भाग्यवश दरवाजे बहुत मजबूत थे। दक्ष, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि वह अंदर आ गया। उसके जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन यह अच्छी खबर नहीं है। जून उसके ठीक बगल में तैरते हुए बोली। दक्ष ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। चूंकि यह जगह अब से तुम्हारा घर होने जा रही है, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा बताना है ताकि तुम इतनी जल्दी ना मर जाओ। लैंग जिंग ने दक्ष से बात करना जारी रखा। अल्पविराम, मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम डार्क सोल संप्रदाय में हैं। यह एक गुप्त स्थान पर स्थित संप्रदाय है जिसे हम डेमन वैली कहते हैं। उसने कहा। पृथ्वी क्षेत्र के उड़ने वाले जानवर के बिना यहाँ से निकलना असंभव है, लेकिन फिर भी यह असंभव है क्योंकि पूरा संप्रदाय एक पृथ्वी ग्रेट बैरियर से ढका हुआ है, जिसमें न केवल प्रवेश करना असंभव है बल्कि बाहर निकलना भी असंभव है जब तक कि यह संप्रदाय मास्टर की अनुमति के साथ ना हो। लेजिन ने आगे बताया। संप्रदाय शक्ति के नियम का पालन करता है। जब तक आपके पास शक्ति है आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह जगह आपके लिए एकदम सही है। यहाँ आप खुल सकते हैं और अपनी आदिम प्रकृति को बाहर निकाल सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा और पीछे की ओर देखा। मैंने इसे तब देखा जब मैंने तुम्हें लाल वस्त्र पहने लोगों को मारते देखा। तुमने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हें ऐसा करना था। मैं देख सकता था कि तुम इसका आनंद ले रहे थे, तुम वध और रक्तपात का आनंद ले रहे थे। लैंग जिंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। मुझे नहीं लगता कि तुम इसके बारे में अभी तक जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसी के लिए बने हो, मारने के लिए। लैंग जिंग ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दक्ष ने उसकी बातें पूरी गंभीरता से सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। उसके आखिरी कथन ने उसे गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह सचमुच रक्त खराबा चाहता था? उसे व्यक्तिगत रूप से ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। हर बार जब वह हत्या करता था तो उसे संतुष्टि का एहसास होता था, ऐसी संतुष्टि जो पहले कभी नहीं मिली थी। क्या संतुष्टि की यह भावना वास्तव में इसलिए थी क्योंकि उसे वध में मजा आया था, या ये कुछ और था? उसने सोचा। वे उस जेल के लंबे गलियारे से निकलकर खुले में आ गए। दक्ष अंततः ताजी हवा में सांस लेने में सक्षम हो गया और आश्चर्यजनक रूप से उसने
महसूस किया कि हवा में क्यूई बीस्ट हॉल की तुलना में अधिक सघन थी। अच्छा है ना, इसीलिए संप्रदाय की स्थापना यहाँ की गई थी। दानव घाटी में इस भूमि पर सबसे सघन क्यूई सांद्रता है, लैंग जिंग ने कहा। वैसे मुझे शायद यह उल्लेख करना चाहिए कि हालांकि मैंने कहा कि शक्तिशाली लोग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी भी इल्ड के शिष्य को कभी मत मारो, कम से कम खुले में तो नहीं। जब तक कोई सबूत ना हो तब तक सब ठीक है। अगर तुम किसी को मार दोगे तो उसका मालिक मुसीबत मोल ले सकता है। मैं तुम्हें ज्यादातर मामलों में बचा सकता हूँ, लेकिन मैं भी हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जैसा कि तुम पहले से ही जानते हो, तुम काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग का सामना नहीं कर सकते। लैंग जिंग ने कहा, क्या होगा अगर मैं आपके किसी शिष्य को मार दूं? दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आप उसे नहीं मार सकते। आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं? क्या वह तुम्हारे जितना ताकतवर है? लंग चेन ने पूछा, नहीं, वह मुझसे कमजोर था। हालांकि वह संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक था, लेकिन उसे जानवर संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने मार डाला। उसने जवाब दिया, अल्पविराम, मेरा शिष्य मुझसे कमजोर था। हालांकि वह संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक था, लेकिन उसे जानवर संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने मार डाला। लंग जिंग ने जवाब दिया। दक्ष ने उस आदमी की ओर देखा। जैसे ही उसने उसकी बातें सुनी, उसने उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं देखी। उन्हें यकीन नहीं था कि उस आदमी का दिल पत्थर का था या वह एक शिष्य को खोने के दर्द से उभर चुका था। मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे शिष्य के पास भेज दूंगा। दक्ष ने सोचा, यही एक कारण हो सकता है कि मैं भी बीस्ट हॉल शाखा के विनाश में शामिल हो गया। मैं लड़ाई को मुख्य बीस्ट हॉल तक ले जाना चाहता था, लेकिन संप्रदाय के मास्टर को लगता है कि यह सही समय नहीं है। उसने बड़बड़ा हुए कहा, ओह ठीक है, एक बात मैं पूछना चाहता था, तुम्हारा साधना क्षेत्र क्या है? मैं इसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? आदमी ने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। आपको मेरी साधना के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दक्ष ने उत्तर दिया। ये भी ठीक है। आदमी को उसके असभ्य लहजे से कोई परेशानी नहीं हुई। तुम मेरे पिछले शिष्य के आंगन में रहोगे। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वहां पहले से ही नौकर मौजूद है, अंदर रहो और अगर हो सके तो परेशानी मत पैदा करो। जल्दी ही काम पर जाने का समय हो जाएगा। आदमी ने कहा, चूंकि मैं यहाँ हूँ, क्या मैं संप्रदाय के कौशल सीख सकता हूँ और साधना कर सकता हूँ? दक्ष ने जिज्ञासा से पूछा। वह देखना चाहता था कि उसके पास कितनी आजादी है। आप जो चाहे कर सकते हैं, बशर्ते कि यह आपके जीवन के लिए खतरा ना हो, जैसे कि ऐसा कुछ जिससे अन्य काले वस्त्र पहने बुजुर्गों को परेशानी हो। लैंग जिंग ने सहजता से उत्तर दिया, क्या उसे डर नहीं है कि मैं ताकतवर बन जाऊंगा और उसे मार डालूंगा? दक्ष कुछ उलझन में दिख रहा था जब उसने सोचा, मुझे लगता है कि मैं अनुमान लगा सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। मुझे डर नहीं है कि तुम और मजबूत हो जाओगे। चाहे तुम इस छोटी सी अवधि में कितनी भी साधना कर लो, तुम मुझसे अधिक मजबूत नहीं हो पाओगे। इसके अलावा आपके अंदर एक जहर है जो आपको नियंत्रित रखेगा, भले ही यह चमत्कार किसी तरह से हो जाए। आदमी ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा। हालांकि उस आदमी के पास एक पंख वाला शेर था, फिर भी उसने दूसरों को दिखाने के लिए दक्ष के साथ चलने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग दक्ष को नाराज करें और मारे जाए, इसलिए वह एक निवारक के रूप में काम कर रहा था ताकि दूसरे शिष्य उसे परेशान न करें। दक्ष उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक लंबे पथरीले रास्ते से होते हुए जेल से संप्रदाय के केंद्र तक पहुंचा। उसने दोनों तरफ बहुत सी खूबसूरत इमारतें देखी। इमारतें विशाल होने के साथ साथ खूबसूरत और आलीशान भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से ज्यादातर शुद्ध सोने से बनी हो। वह नहीं जानता था कि इनमें से ज्यादातर क्या है, लेकिन उसने लैंग जिंग से नहीं पूछा और ना ही लैंग जिंग ने अपनी इच्छा से बताया। वे आगे बढ़ते गए और इमारतें और भी बेहतर होती गई। दक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंच रहा है। वह आखिरकार कुछ लोगों को भी देख पाया। पुरुष और महिला दोनों ने अपने कपड़ों के ऊपर पीले रंग का लबादा पहना हुआ था। उन सभी की सीना पर एक बेज चिपका हुआ था। पीले वस्त्र पहने लोगों की उम्र अलग अलग थी। कुछ की उम्र 13-14 साल थी, जबकि कुछ की उम्र 20 के आसपास थी। मैं तुम्हें संप्रदाय के पदानुक्रम के बारे में बताता हूँ। पीले वस्त्र पहने ये लोग जो तुम देख रहे हो, वे संप्रदाय के शिष्य हैं, लंग जिंग ने आगे कहा और समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ कोई बाहरी संप्रदाय या आंतरिक संप्रदाय प्रणाली नहीं है। हम स्टार प्रणाली का पालन करते हैं। आप किसी शिष्य की रैंक का अंदाजा उसके सीने पर लगे बैज में लगे सितारों को देखकर लगा सकते हैं। सरल शब्दों में कहे तो एक सितारा पीले वस्त्र भारी शिष्य आपके सामान्य संप्रदाय के बाह्य संप्रदाय के शिष्यों के समतुल्य है। 2 सितारा शिष्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के समतुल्य होंगे तथा 3 सितारा शिष्य मूल शिष्यों के समतुल्य हो। उन्होंने आगे कहा। दक्ष ने उसकी सारी बातें सुन ली ताकि वह कोई भी महत्वपूर्ण बात न चूक जाए जो उसे रान तक ले जा सकती थी। इनसे भी ऊपर एक रैंक है, एक 4 सितारा शिष्य। लंग जिंग ने कहा, काले वस्त्र पहने बुजुर्गों के निजी शिष्यों को 4 स्टार दिए जाते हैं। उन्हें संप्रदाय के शीर्ष शिष्यों में माना जाता है क्योंकि बुजुर्ग किसी बेकार व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं बनाते। पदानुक्रम में अगला स्थान बुजुर्गों का है। हमारे पास बुजुर्गों के लिए एक वर्गीकरण है, एक लाल वस्त्रधारी
बुजुर्ग हैं वे हैं जो अभी भी पृथ्वी क्षेत्र में है, आपको पता होना चाहिए, आपने खुद ही कई लोगों को मार डाला है। लैंगजिंग ने हंसते हुए कहा, जो बुजुर्ग आकाशीय क्षेत्र में है वे काले वस्त्र भारी बुजुर्ग हैं। संप्रदाय में केवल काले वस्त्र बुजुर्गों के पास ही अपने शिष्यों को 4 सितारा शिष्य बैज देने की शक्ति है। लाल वस्त्र भारी बुजुर्गों के शिष्यों को यह विशेषाधिकार नहीं है। पदानुक्रम में सबसे ऊपर संप्रदाय की सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें उनके गृह रूप से पहचाना जा सकता है। आप उन्हें वास्तव में उनके स्थानों के बाहर देखेंगे, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो आपको उनका सम्मान करना चाहिए। और अंत में पदानुक्रम का शिखर संप्रदाय का संप्रदाय गुरु सफेद वस्त्र पहनते हैं। मुझे कहना होगा कि हमारा संप्रदाय गुरु काफी विलक्षण महिला है, उसका मूड एक पल में बदल सकता है, इसलिए उससे दूर रहना बेहतर है। कोई नहीं जानता कि अगर वह नाराज हो गई तो वह किसको मार डालेगी। लैंगजिंग ने संप्रदाय की शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण समाप्त करते हुए कहा, जब दक्ष और लैंगजिंग साथ साथ चल रहे थे तो काफी लोगों ने उन्हें देखा। अरे वह काले वस्त्र पहने एल्जिंग है, उसके साथ वह लड़का कौन है? वे करीब से देखते हैं। मैंने एल्डरजिन को तब से कभी मुस्कुराते नहीं देखा जब से सीनियर भाई म्यू चान को बीस्ट हॉल के उस डॉगिल्ड ने मार डाला था। क्या उसने कोई नया व्यक्तिगत शिष्य चुन लिया है? यही तो होगा, मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। यह संभव है कि एल्जिन को बाहर कोई शिष्य मिल गया हो और अब वह उसे हमारा संप्रदाय दिखा रहा हो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब एक और 4 सितारा शिष्य होगा? संप्रदाय में केवल 23 4 सितारा शिष्य थे, ये संख्या 1 से बढ़ सकती है। वह उतना प्रतिभाशाली नहीं दिखता, वह बहुत युवा भी है, वह शायद सबसे कमजोर है। ये बहुत दुखद है। एल्जिन के अंतिम शिष्य वरिष्ठ भाई म्यू संप्रदाय में दूसरे सबसे मजबूत शिष्य थे और अब उनके शिष्य सबसे कमजोर होंगे। कुछ लोगों ने निराशा में आ भरी, हालांकि वे सभी दक्ष के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज कम रखी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एल्डरजिंग उनकी बात सुन ले। आखिरकार वे सभी एल्डरजिंग के गुस्से के बारे में जानते थे। ये स्पष्ट नहीं था कि लैंगजिंग ने उन्हें सुना या नहीं, लेकिन दक्ष ने अपनी विशेष इंद्रियों के कारण उन्हें स्पष्ट रूप से सुना। उसने उनकी बकबक को अनदेखा करना चुना क्योंकि वे सभी अज्ञानी थे, लेकिन उसने उनके मुंह से लैंगजिंग के शिष्य के बारे में जान लिया। दक्ष और लैंगजिंग ने अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि लैंगजिंग ने ज्यादातर इमारतों का परिचय नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कुछ इमारतों का परिचय जरूर दिया। उन्होंने जिन भवनों का परिचय कराया वे थे कौशल मंडप, कारीगर हॉल, कीमिया मंडप और मार्शल एरिना जहां शिष्य लड़ते थे। कौशल मंडप एक ऐसा स्थान था जहां संप्रदाय के विभिन्न कौशल और अन्य संप्रदायों से चुराए गए कौशल या उन संप्रदायों की तिजोरी से एकत्र किए गए कौशल रखे जाते थे जिन्हें उन्होंने पहले नष्ट कर दिया था। दूसरी ओर शिल्पकार हॉल वह स्थान था जहां संप्रदाय के शिल्पकार विभिन्न कलाकृतियां तैयार करते थे। कीमिया मंडप भी संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह वह स्थान था जहां संप्रदाय के कीमिया अगर एकत्रित होते थे और ज्ञान साझा करते थे, वे आध्यात्मिक गोलियां भी बनाते थे। लैंगजिंग ने उसे रैंकिंग पवेलियन भी दिखाया, लेकिन उसने उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, उसने सिर्फ उसका नाम बताया। उसके बिना बताए ही दक्ष को एहसास हो गया कि यह जगह शिष्यों को रैंक करने वाली जगह होगी, संभवतः ताकत के आधार पर। उन्होंने आगे पूछा और अंततः एक सुंदर जगह पर पहुंचे। यह एक सुंदर प्रांगण था, ये जगह बहुत बड़ी थी, इसका क्षेत्रफल शुई साम्राज्य के ड्रैगन शहर के लॉन्ग मैशन के बराबर था। ये जगह अब तुम्हारी है। अंदर मानू नाम का एक लड़का है, वह तुम्हारा निजी सेवक और मार्गदर्शक होगा जो तुम्हें वह सब सिखाएगा जो तुम नहीं जानते। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, परेशानी मत खड़ी करना। लंजिन ने दक्ष से कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? उसने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, मैं लांगचन हूँ। लांगचन ने उसे जवाब दिया। ठीक है, आदमी ने जवाब दिया और अपने भंडारण रिंग से कुछ निकाला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी क्यूई को अपनी हथेली पर भेज दिया। दक्ष को समझ में नहीं आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। आदमी ने जल्द ही अपनी आंखें खोली। ले लो, तुम्हारा लबादा पहले से ही तुम्हारे घर के अंदर है, लंजिन ने कहा और उसने दक्ष पर कुछ फेंका। दक्ष ने उसे पकड़ लिया और उसकी ओर देखा। एक 4 सितारा बिल्ला। उसने अपने हाथ में बिल्ला देखते हुए बुदबुदाया। यह एक काले रंग का गोलाकार बैच था जिस पर 4 सितारे बने हुए थे। इसे संभाल कर रखना, इस बैच के पीछे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। भले ही तुमने मुझे अपना गुरु स्वीकार न किया हो, लेकिन ये बैच इस बात का सबूत है कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। उसने आकाश की ओर देखा और अपने उड़ने वाले जानवर का नाम पुकारा। एक पंख वाला शेर उड़ता हुआ आया और लैंगजिंग के सामने उतरा। लैंगजिंग पंख वाले शेर के ऊपर चढ़ गया और उड़ गया। दक्ष ने उसे उड़ते हुए देखा, वह कुछ उलझन में था। यह आदमी आखिर क्या योजना बना रहा था, उसने सोचा। उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग में चल रही बातों को पीछे फेंका। अभी के लिए मुख्य बात थी उसके जहर को ठीक करना और वह जानता था कि यह कैसे करना है। अल्पविराम, हालांकि वह नहीं जानता था कि लैंगजिंग ने विशेष जहर कैसे बनाया। उसने सोचा कि 1000 जहर की उपचार गोली उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। एकमात्र समस्या ये थी कि उसके पास आवश्यक सामग्री नहीं थी। जीशान के लिए 100 जहर उपचार की गोलियां बनाने की कोशिश करते समय उसकी सारी सामग्री खत्म हो गई थी। अब उसे लैंगजिन को बताए बिना सामग्री ढूंढनी थी। उसने अपने घर के गेट की तरफ देखा और उस तरफ चल दिया। उसने सोचा कि वह नौकरों से चुपके से पूछेगा कि उसे गोलियां कहां मिल सकती है। वह दरवाजे पर खड़ा हुआ और उसे थोड़ा सा धक्का देकर खोला। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। लगभग 1 मिनट के बाद दरवाजा अंदर की ओर खुल गया। दक्ष ने अंततः उस व्यक्ति को दूसरी तरफ देखा। वह एक आदमी था। वह आदमी 20 साल का लग रहा था और कम
से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि वह काफी सुंदर दिख रहा था। क्या आप मेरे नए मास्टर हैं? उसने मासूमियत से दक्ष को देखते हुए सीधे पूछा। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल उसे वह बेज दिखाया जो उसे लेन जिंग ने दिया था। ओह, आप है, स्वागत है गुरु, मैं मानू हूँ, मैं आपसे आपका ख्याल रखूंगा। अगर भविष्य में मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ कर देना। आदमी ने दक्ष के सामने झुकते हुए कहा। मैं दक्ष हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, दक्ष ने अंदर घुसते हुए कहा। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तो मांगू, क्या तुम ला के करीब हो? मेरा मतलब है मास्टर, दक्ष ने पूछा। दुर्भाग्य से मैं नहीं हूँ, काश मैं होता। मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला था जब उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना था गुरु। उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है और तुम्हें कोई बेवकूफी नहीं करने देना है। मांगू ने दक्ष को जवाब दिया। मांगू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम इस समय कहाँ हैं? दक्ष ने पूछा। ये हम दानव घाटी में है गुरु, मांगू ने उत्तर दिया। मुझे पता है, मेरा मतलब था कि हम किस साम्राज्य या राज्य में हैं? दक्ष ने उससे फिर पूछा। हम किसी राज्य या साम्राज्य में नहीं है मास्टर, सबसे नजदीकी साम्राज्य सबसे अच्छी घाटी से लगभग 1000 मील दूर है, उसने जवाब दिया। वह कौन सा साम्राज्य होगा? दक्ष ने आगे पूछा। कौन सा साम्राज्य हमारे सबसे करीब है? दक्ष ने मांगू से पूछा। नीला आकाश साम्राज्य, मांगू ने उत्तर दिया। नीला आकाश साम्राज्य, मैंने जो किताबें पढ़ी उनमें इसके बारे में कुछ नहीं था। हम उत्तरी चंद्र साम्राज्य से कितनी दूर है? दक्ष ने पूछा। उसने ब्लू स्काई एम्पायर का नाम याद करने की कोशिश की लेकिन उसने इसे नहीं सुना था। मैं मास्टर से माफी मांगता हूँ लेकिन मुझे बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उत्तरी चंद्र साम्राज्य के बारे में नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मानू ने माफी मांगते हुए जवाब दिया। क्या मास्टर उत्तर चंद्र साम्राज्य से हैं? आदमी ने पूछा। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है, दक्ष ने सहज भाव से उत्तर दिया। मैंने सुना है कि संप्रदाय में एक कीमिया हॉल था, क्या वे जड़ी बूटियां और अन्य सामान जैसी कीमिया सामग्री बेचते और खरीदते हैं? उसने पूछा। वे करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति केवल योगदान अंकों का उपयोग करके ही सामान खरीद सकता है। बाहरी दुनिया के पैसे का संप्रदाय में कोई महत्व नहीं है, मांगू ने उसे बताया। सचमुच? फिर मैं योगदान अंक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। उसे जड़ी बूटियों की तत्काल आवश्यकता थी ताकि वह अपने जहर का इलाज कर सके। कुछ तरीके हैं, उनमें से एक है संप्रदाय द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करना। हर शिष्य को हर महीने कम से कम एक मिशन पूरा करना होता है। हालांकि यह प्रतिबंध 4 स्टार शिष्यों पर लागू नहीं होता है, अगर वे नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोई मिशन पूरा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी विधि है रैंक प्राप्त करना। गुरु को अब तक रैंक हॉल के बारे में पता चल गया होगा। रैंक हॉल शिष्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न रैंक देता है। जो लोग शीर्ष 50 में हैं उन्हें हर महीने उनकी रैंक के अनुसार योगदान अंक दिए जाते हैं। आपकी रैंक जितनी ऊंची होगी आपको उतने ही अधिक योगदान अंक मिलेंगे, मानू ने दक्ष को समझाया। अल्पविराम। तीसरा तरीका है बेचना। संप्रदाय के कई अनुयायी अपनी बनाई दवाई या अपने बनाए खजाने जैसी चीजें संप्रदाय या अन्य अनुयायियों को बेचते हैं, बदले में उन्हें योगदान अंक मिलते हैं। और अंतिम विकल्प केवल 4 सितारा शिष्यों के लिए आरक्षित है, वह अपने ब्लैक रोबोट मास्टर से योगदान अंक देने के लिए कहना। मानू ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। हाँ, मुझे रैंकिंग के बारे में कुछ बताओ, मुझे इसे आजमाने का मन कर रहा है। दक्ष ने कहा। बेशक मास्टर, रैंकिंग हॉल में 5 रैंकिंग है। पहली है स्ट्रेंथ रैंकिंग, जिसे साधक की ताकत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी है केमिस्ट रैंकिंग, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि मानक परीक्षण है और आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको अंक मिलते हैं जो आपको क्रमशः रैंकिंग में स्थान दिलाते हैं। तीसरी रैंकिंग फिजिशियन रैंकिंग है, यह विभिन्न बीमारियों और अन्य चीजों के इलाज के बारे में ज्यादातर सैद्धांतिक है। चौथी रैंकिंग आर्टिफिशियल केमिस्ट रैंकिंग के समान ही रैंकिंग है लेकिन आर्टिफिशियली। और अंतिम रैंकिंग, यह एक रहस्य है, केवल वे लोग जो कम से कम 2 अन्य रैंकिंग में शीर्ष 20 में है वे 5वीं रैंकिंग में भाग ले सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में केवल कुछ ही लोगों ने इसमें भाग लिया है, उन्होंने कभी इस रैंकिंग और इसके बारे में बात नहीं की। 5वीं रैंकिंग को डायमंड रैंकिंग कहा जाता है, इसे ज्यादातर लोग सबसे महत्वपूर्ण रैंकिंग मानते हैं। इसके बाद दूसरी रैंकिंग आती है। मानू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। बेडरूम कहाँ है? दक्ष ने पूछा जब उसने देखा कि जून उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर नाराजगी थी। उस तरफ गुरुजी मांगू ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें फोन करूंगा, जब तक कोई जरूरी काम ना हो मुझे परेशान मत करना, दक्ष ने कहा और उठकर कमरे की ओर चल दिया। दक्ष कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जून वहां खड़ी थी, वह उसे घूर रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? बाहर जाओ और कुछ और बातें करो, उसने कहा। मुझे खेद है, मैं महत्वपूर्ण बात भूल गया, जहर ने मुझे थोड़ा चिंतित कर दिया, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मुझे बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते थे? उसने क्षमा याचना भरे लहजे में कहा। हम जून ने नाक सिकड़ी और वह फूले हुए गालों के साथ दूसरी दिशा में देखने लगा। अल्पविराम। चलो, मैंने पहले ही माफी
माफी मांग ली है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगी। कुछ मिनट बाद वह वापस मुड़ तो फिर मुझे बताओ वह कौन सी बात थी जो मुझे जानना चाहिए था? उसने बिस्तर की ओर कदम बढ़ाते हुए पूछा और बैठ गया। मुझे तुम्हें दो बातें बतानी है। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि इस जगह पर एक लो रब है। मुझे यकीन नहीं है कि कहाँ, लेकिन मुझे पक्का एहसास है कि संप्रदाय में आसपास कोई लो वब है। उसने उससे कहा, हम तो तुम्हें नहीं पता कि गोला कहाँ है? मैं इतनी बड़ी जगह में गोला कैसे ढूंढ सकता हूँ? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा। पिछली बार वो एक हवेली में था, इसलिए इसे ढूंढना आसान था, लेकिन इस बार दक्ष इस बारे में सोचते हुए गहरी सोच में पड़ गया। दूसरी बात क्या है? उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा। यह आपके रक्त के मुकदमे के बारे में है। उसने सीधे तरीके से कहा। मेरे रक्त संबंधी मुकदमे का क्या होगा? क्या ये जल्द ही शुरू होगा? उन्होंने पूछा। नहीं, ये जल्दी शुरू नहीं होगा। क्यों? ये पहले ही शुरू हो चुका है, उसने जवाब दिया। क्या? दक्ष ने चेहरे पर अविश्वास का भाव दिखाते हुए कहा। परीक्षण क्या है? हम रक्तवंश मंदिर क्यों नहीं गए? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। खैर, ये परीक्षण पिछले परीक्षण से काफी अलग है। हालांकि अगर आप सफल होते हैं तो आपको अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रक्तर रेखा मंदिर जाना होगा। जुन ने दक्ष को जवाब दिया। ठीक है, तो इस बार क्या ट्रायल है? उसने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर से पूछा। ये परीक्षण आपके दृढ़ संकल्प के बारे में है, यह आपकी योग्यता के बारे में है। यदि आप इस परीक्षण को पास नहीं कर सकते तो आप मास्टर के उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं है, उसने मास्टर की ओर देखते हुए कहा। दक्ष को समझ नहीं आया कि वह क्या बात कर रही थी। मैं समझ नहीं पाया, क्या तुम मुझे सरल शब्दों में बता सकते हो? दक्ष ने पूछा। अल्पविराम, मैं समझ नहीं पाया, क्या तुम मुझे मेरे मुकदमे के बारे में सरल शब्दों में बता सकती हो? दक्ष ने पूछा। मालिक के सेवक को कोई नहीं हरा सकता और तुम हार गए, यह उनके उत्तराधिकारी की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए ये परीक्षा तुम्हारे लिए है ताकि तुम जो खो चुके हो उसे वापस पा सको। जुन ने जवाब दिया। तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम लैंगिन को मार डालो, ये तुम्हारे ही हाथों से है। यह उस आदमी को मारना है जिसने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया, उसने आगे कहा। ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। तुम्हें पता है कि वह कितना ताकतवर है ना? लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे कहने से पहले ही मैं उसे मारने की योजना बना रहा था, बस पहले मुझे अपना जहर ठीक करने दो। दक्ष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह इतना आसान नहीं होगा। जूनन ने चेहरे पर गंभीरता का भाव लाते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने पूछा। उसे बुरा लगने लगा था। शुन उसके करीब चली गई और उसकी आंखों में देखने लगी। जब आप दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो आपको कुछ प्रतिबंध महसूस हुआ था, है ना? उसने पूछा। हाँ, मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कमरे में कुछ ऐसा था जो मुझे प्रभावित कर रहा था। दक्ष ने जवाब दिया। अल्पविराम, उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम्हें प्रभावित कर रहा हो। अपनी पूरी साधना यही आजमाओ, उसने कहा। दक्ष उसकी बातें सुनकर अपनी भौं सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वह खड़ा हुआ और अपनी साधना का उपयोग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रतिबंध है, कुछ उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने से रोक रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या ये जहर की वजह से है? उसने मेरी साधना को भी नुकसान पहुंचाया है, दक्ष ने चेहरे पर गुस्से के साथ कहा। ये जहर के कारण भी नहीं है, जुन ने आगे कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर बात क्या है? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। ये रक्तर रेखा मंदिर है जो आपको अपनी पूरी साधना का उपयोग करने से रोक रहा है। वास्तव में आप अभी अपनी शक्ति का केवल 30% ही उपयोग कर सकते हैं, जुन ने उसे बताया। क्या फालतू बात है? मुझे उस राक्षस को ना है और मैं अपनी पूरी साधना भी नहीं कर सकता, दक्ष ने अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। हाँ, ये तुम्हारी चुनौती है। पिछली बार तुम हार गए थे और लगभग मर गए थे। ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ था क्योंकि तुम उससे कजर थे। तुम्हारी साधना बहुत कमजोर थी, इसलिए तुम्हारा प्रयास उसे और भी कमजोर साधना से मारना है, जुन ने उससे कहा। आपकी खेती अभी भी वही है और आप खेती करके अपनी खेती को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आप अपनी खेती का 30% से अधिक उपयोग नहीं कर सकते, उन्होंने आगे बताया। क्या ये संभव भी है? मैं अपनी पूरी ताकत के बिना उसे कैसे मार सकता हूँ? माया के नियम के अनुसार भी यह संभव है। उस आदमी की इंद्रियां बहुत तेज है, उसे मारने का एकमात्र संभव तरीका पूरी ताकत का उपयोग करना है। उस पर काबू पाना तो दूर की बात है, मैं 2 दिन पहले वाले अपने पर भी काबू नहीं पा सकता, उसने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के साथ कहा। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। संभावनाओं के बारे में सोचो, तुम अपनी समझ बढ़ा सकते हो और उन 2 नियमों में महारत हासिल कर सकते हो जो तुम्हारे पास पहले से ही है और अधिक उच्च स्तर तक। यदि तुम ऐसा करते हो तो संभावना है कि तुम इस असंभव दिखने वाली उपलब्धि को पार कर सको। जुन ने कुछ देर सोचने के बाद दक्ष को उत्तर दिया। दूसरी संभावना यह है कि हम इस जगह पर मौजूद लॉ को खोजें, हमें नहीं पता कि इसमें कौन सा कानून है। अगर यह स्पेशल लॉ वब में से एक है तो यह वाकई मददगार होगा, उन्होंने आगे कहा। तो आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी समझ बढ़ानी होगी? ये परीक्षण पिछले परीक्षण से बहुत मिलता जुलता लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी साधना का उपयोग नहीं कर सकता और मैं दुश्मन
के अड्डे पर हूँ, दक्ष ने जवाब दिया। सौभाग्य से पिछली बार की तरह इस बार समय का डर नहीं है। यह अच्छा है कि ऐसा नहीं है। पिछली बार समय के अंतर का डर काफी बुरा था। अगर मैंने उस कानून को सीखने में अधिक समय लिया होता तो मैं वास्तविक दुनिया में मर सकता था। दक्ष ने अपने हाथ पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ झुनकी और देखा। हालांकि मैं देरी नहीं कर सकता, मुझे लंग जिन को मारना है और जाना है। मुझे अभी भी उस पीठ पीछे वार करने वाले मिन को मारना है, लेकिन मैंने उसकी वजह से भी कोई गलती नहीं की। यह संप्रदाय इतना सरल नहीं है, दक्ष ने धीरे से कहा। लैंग जिंग सिर्फ एक एल्ड है, लेकिन उसके पास मध्य आकाश क्षेत्र की साधना है, फिर महान एल्ड भी है। मैं संप्रदाय के गुरु के बारे में सोचना भी नहीं चाहता जो उससे भी ऊपर है। दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, अरे सुन, मुझे याद है कि तुमने एक बार कहा था कि अगर आसपास कोई लोवब है तो अंगूठी मुझे उस तक ले जाएगी। क्या ये सच है? अगर मैं संप्रदाय के चारों ओर घूमूं तो क्या इससे हमें और खोजने में मदद मिलेगी? दक्ष ने पूछा। ये होगा, लेकिन इसके लिए आपको इसके काफी करीब होना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको ऐसा करने के खिलाफ सलाह देता हूं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में इससे केवल समय की बर्बादी होगी। जुन ने कहा, आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आप उसके उत्तराधिकारी हैं। गोला आपके पास आने का रास्ता खोज लेगा। आप बस उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं, जैसे अपनी समझ बढ़ाना और बेहतर कौशल सीखना। हालांकि हम दुश्मन के इलाके में हैं, फिर भी यह आपके लिए मजबूत होने का एक अच्छा अवसर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह संप्रदाय उत्तरी चंद्र साम्राज्य के शीर्ष संप्रदायों से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। साथ ही मुझे लगता है कि चूंकि यह एक दुष्ट संप्रदाय है, इसलिए इसके पास काफी मजबूत कौशल होने चाहिए। आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच है, मैं संप्रदाय का उपयोग अपने लिए कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा अपहरण करने का साह की है। इसलिए यह उचित ही है कि वे मेरे रहने का खर्च उठाए, लेकिन पहले मुझे जड़ी बूटियां लाने की जरूरत है और उसके लिए अब समय आ गया है कि मैं संप्रदाय में अपना नाम बनाऊं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्पविराम, सच है, मैं संप्रदाय का उपयोग अपने लिए कर सकता हूं। चूंकि उन्होंने मेरा अपहरण करने का साहस किया है, इसलिए यह उचित ही है कि वे मेरे रहने का खर्च उठाए, लेकिन पहले मुझे जड़ी बूटियां लाने की जरूरत है और उसके लिए अब समय आ गया है कि मैं संप्रदाय में अपना नाम बनाऊं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे पास पूरी ताकत नहीं है। इससे मुझे ताकत रैंकिंग में मदद मिलती। मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है, लेकिन जाहिर है योगदान रैंक पर निर्भर करते हैं। दक्ष ने खुद से बात की। दक्ष से बहुत दूर उसके तीन सबसे करीबी साथी एक साथ खड़े थे। जीशान ने अभी अभी मिंगू और झकविंग को दक्ष की मौत के बारे में बताया था। दोनों लड़कियों की प्रतिक्रियाएं काफी भिन्न थी। जीकिंग ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उदासी उसके दिल को जकड़ रही थी। मिंगू केवल चिंतित थी, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर बेहद चिंता का भाव था। जीशान को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों थी। उसे लगा कि मिंगू की तुलना में जिक की प्रतिक्रिया बहुत सामान्य थी। उसे किसी तरह लगा कि मिंगू को दक्ष की उतनी परवाह नहीं थी जितनी जिक को थी। उस समय उसके दिल में मिंगू के लिए काफी सम्मान खत्म हो गया था। उसे दक्ष के लिए बुरा लगा जिसकी पत्नी उसकी मौत पर रोई भी नहीं। मिंगू न केवल रोई बल्कि उसने जी क्विन को रोकने की भी कोशिश की। रो मत, वह जीवित है। हालांकि मैं उसकी हालत के बारे में निश्चित नहीं हूँ, इसलिए हमें उसे बचाना होगा, मिंगू ने कहा। ये जीशान ने मिंगू को देखा और आह भरी, अल्पविराम, वह इनकार कर रही है। मुझे लगता है मैं गलत था। वह उसकी परवाह करती थी, बस उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह मर चुका है। जीशान ने उसे देखते हुए सोचा, भाभी, मुझे ये कहे हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये सच है, मैंने वहां केवल लाशें देखी। जीशान ने उस भयावह दृश्य को याद करते हुए कहा, वे दक्ष के शव नहीं थे, वह अभी भी जीवित है। मुझे लगता है कि उसे उन लोगों ने पकड़ लिया होगा। वे उसे अपने साथ अपने बेस पर ले गए। उसने अपने चेहरे पर चिंता साफ तौर पर व्यक्त करते हुए कहा, हमें उसे हर कीमत पर बचाना होगा। उसने घोषणा की, आपको क्या लगता है कि वे उसे क्यों ले गए? हमने उनके लोगों को मार डाला, फिर वे उसे क्यों जीवित रखेंगे? जीशान ने उस सिद्धांत में खामी की ओर इशारा किया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन यह उसकी नियति है, वह मर नहीं सकता। तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ही ढूंढ लूंगा, मिंगू ने दृढ़ निश्चय भरी आवाज में कहा। मैं भले ही मैं तुम पर विश्वास कर लूं, लेकिन हम उन लोगों को कैसे ढूंढ सकते हैं? जीशान को किसी तरह उसकी बातों पर यकीन हो गया, हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे पास एक सिद्धांत है। वे लोग, ये स्पष्ट था कि वे बीस्ट हॉल शाखा से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, और जिस तरह से उन्होंने सभी का कत्लेआम किया उससे ये स्पष्ट है कि वे यहाँ केवल हत्या करने आए थे। इसका क्या मतलब है? मिंगू ने जीशान की ओर देखते हुए पूछा। इसका मतलब है कि वे बीस्ट हॉल से नफरत करते थे। उनके और बीस्ट हॉल के बीच कुछ दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन बीस्ट हॉल उनके जैसे मजबूत व्यक्ति को क्यों अपमानित करेगा? सिर्फ हमलावर दस्ते से यह स्पष्ट था कि दुश्मन बीस्ट हॉल की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। जीशान ने कहा। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिन लोगों ने उन लोगों को भेजा है वे मेन बीस्ट हॉल जितने ही मजबूत होने चाहिए। ये सही है। इस बीस्ट हॉल शाखा के समर्थन को जानने के बाद भी उन्होंने हमला करने की हिम्मत की। इसका मतलब है कि वे मेन बीस्ट हॉल जितने ही मजबूत है। मुझे लगता है कि मेन हॉल ही वह है जिसने उन्हें नाराज किया होगा, लेकिन चूंकि वे उस पर हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शाखा को नष्ट कर दिया। मिंगू ने समझाया कि वह क्या सोचती है। दुश्मन को खोजने के लिए हमें पहले मुख्य जानवर हॉल में जाना होगा, उसने आगे कहा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मेन बीस्ट हॉल का स्थान
स्थान ज्ञात नहीं है, केवल कुछ ही लोग इसका सही स्थान जानते हैं। जीशान ने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ कहा, तुम्हारे पिता मुख्य पशु हॉल के शिष्य थे हैं ना, उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। मिंगू ने कहा, अल्पविराम ये सच है, लेकिन मुझे संदेह है कि मेरे बूढ़े पिता मुझे बताएंगे। जाहिर है मुख्य जानवर हॉल अपने शिष्य को अपना स्थान बताने की अनुमति नहीं देता है। जीशान ने कहा, इस बार उसे ऐसा करना चाहिए। बीस्ट हॉल की शाखा का नष्ट होना एक महत्वपूर्ण मामला है। हम संदेशवाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं और मुख्य बीस्ट हॉल को जानकारी दे सकते हैं। इस तरह आपके पिता हमें बता सकते हैं। उसने कहा, ठीक है, हम उसी योजना पर चले गए। मुझे उम्मीद है कि भाई चैन अभी भी जीवित है। जीशान ने कहा, उसने अपने जानवर के थैले से आत्मा भक्षक भेड़िया और काला घोड़ा बाहर निकाला। हमें अपने साम्राज्य की यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारे पास कोई उड़ने वाला जानवर नहीं है। तुम लड़कियां डाक हाउस का उपयोग कर सकती हो, उसने कहा। मिंगू और जविन डाक हाउस के ऊपर चढ़ गए, जबकि जीशान सोल्डी वोरिन वल्फ के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। दक्ष को खोजने की यात्रा आत्मा भक्षक भेड़िया ने नेतृत्व संभाला, जबकि डाक हाउस ने उसका अनुसरण किया। डार्क सोल सेट में वापस दक्ष ने मानू के साथ अपना आंगन छोड़ दिया था। वह योगदान चाहता था ताकि वह 1000 जहर उपचार की गोली बनाने के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त कर सके। दक्ष ने साफ पीला लबादा पर हुआ था। उसने अपनी सीना पर अपना 4 सितारा शिष्य बैज भी लगा रखा था। मानबू ने दक्ष को रैंकिंग हॉल में ले गया। कई शिष्यों ने दक्ष को रास्ता पूछते हुए देखा, उनमें से कुछ ने तो उसे सुबह भी देखा था। जिन लोगों ने उसे पहले देखा था, अब उन्होंने उसके सीने पर 4 सितारा बैज देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह सच था कि एल्दजिंग ने उस लड़के को अपना शिष्य बना लिया था। जिन लोगों ने सुबह दक्ष को नहीं देखा था, वे एक नए 4 सितारा शिष्य को देखकर चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह किस एल्ड का शिष्य है। दक्ष मांगू के साथ रैंकिंग हॉल के सामने खड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उस स्थान में प्रवेश किया। बहुत से लोगों ने उसे प्रवेश करते देखा। दक्ष ने वहां उपस्थित सभी लोगों की चौकस निगाहों के बीच रैंकिंग हॉल में प्रवेश किया। भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा था जो अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक स्तब्ध था। वह जल्दी में निकल गया ताकि नए 4 सितारा शिष्य को रैंक मिलने जा रही है। मुझे बताना ही होगा गुरुजी। वह आदमी बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए जल्दी से चला गया। बहुत सारे लोग भी चले गए। दरअसल ये छोटी सी बात संप्रदाय के लिए सबसे बड़ा तमाशा बनने वाली थी। दक्ष ने उस जगह में प्रवेश किया। सबसे पहले उसने अपने सामने 5 दरवाजे देखे। वहां कोई व्यक्ति या बुजुर्ग नहीं था। वह जगह पूरी तरह खाली थी। दक्ष को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मानू ने उसे नहीं बताया था कि यह जगह स्वचालित थी। वह दरवाजे के करीब गया और दरवाजे पर लगे छोटे से बोर्ड पर लिखी बातें पढ़ने लगा। पहले दरवाजे पर ताकत लिखा था, दूसरे दरवाजे पर कीमिया लिखा था, तीसरे दरवाजे पर कारीगर लिखा था, चौथे दरवाजे पर चिकित्सक लिखा था, 5वें दरवाजे पर दानव लिखा था। सभी दरवाजे एक जैसे ही थे सिवाय 5वें दरवाजे के। यह बाकियों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दरवाजों पर कोई ताले नहीं थे। अल्पविराम दक्ष ने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला न होने के बावजूद दरवाजा नहीं खोला। दक्ष को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा क्यों है। तभी उसने दरवाजे में एक छोटा सा गोलाकार छेद देखा। उसने अपने बैच की ओर देखा और अंततः पाया कि उन दोनों का आकार एक ही था। मैं समझ गया, चूंकि उनके पास इस जगह की रखवाली करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वे शिष्यों की पहचान के बैच का इस्तेमाल करके उनका परीक्षण करवाते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसी तरह वे रैंकिंग भी बढ़ाते हैं। दक्ष ने बैच को अपनी सीना से निकाला और उस छोटे से छेद के अंदर रख दिया। क्लिक। हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा अंदर की ओर खुल गया। दक्ष ने शक्ति के कमरे में प्रवेश किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि काले वस्त्र पहने एडल लंगजिन को पता चले कि वह कीमिया जानता है। कम से कम तब तक नहीं जब तक वह खुद को अपने जहर से मुक्त नहीं कर लेता। जैसे ही दक्ष कमरे में दाखिल हुआ, उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा कमरा रोशन हो गया और दक्ष ने अंततः कमरे को स्पष्ट रूप से देखा। कमरे की दीवार जेल की दीवारों के समान लग रही थी। उन्होंने इसे इस तरह से बनाया होगा कि यह कमरा भीषण लड़ाई में भी सुरक्षित रह सके। वह बुदबुदा आया। उसके सामने एक और दरवाजा था। वह दरवाजा बिना ज्यादा इंतजार कराए खुल गया और एक आदमी वहां से निकला। उसके हाथ में एक भारी तलवार थी। यह आदमी दक्ष दंग रह गया। अल्पविराम उसके सामने खड़ा आदमी एक असली इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन उसमें सांस नहीं थी। उसकी त्वचा भी काफी पीली थी। हालांकि उस आदमी की सांस नहीं चल रही थी, फिर भी लंग चेन उसकी साधना देख पा रहा था। उस व्यक्ति के पास स्वर्ण कोर क्षेत्र की साधना थी। क्या वे कुछ विशेष शव योद्धाओं का उपयोग कर रहे हैं? उसने उस आदमी को देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। कोई बात नहीं, मैं उसे मार डालूंगा, दक्ष ने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर देखते हुए कहा। लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास राजा की तलवार नहीं है। क्या फालतू बात है, उसने कोसा, क्योंकि उसे याद आया कि तलवार लैंग जिन के हाथ में थी। लगता है मुझे इस छोटे से हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसने कहा। जब उसने अपने स्टोरेज रिंग से माउंटेन
डिस्ट्रॉयर को बाहर निकाला। देखते हैं कि यह प्रतिबंध मुझ पर कैसा असर डाल रहे हैं। वह मुस्कुराते हुए बोला। वह उस आदमी की ओर दौड़ा जो अपने माउंटेन डिस्ट्रॉयर से वार कर रहा था। उसने देखा कि उसकी गति पहले की तुलना में बहुत धीमी थी। यद्यपि यह धीमी थी, फिर भी ये प्रथम चरण पृथ्वी क्षेत्र साधक की औसत गति से अधिक तेज थी। दक्ष ने अपनी तलवार से वार किया और तलवार से उसका बायां हाथ कट गया, लेकिन उस आदमी ने कोई आवाज नहीं निकाली, रक्त भी नहीं निकला। वह आदमी केवल अपनी बड़ी भारी तलवार घुमा रहा था जो उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ी हुई थी। तलवार इतनी बड़ी थी कि वह उसके माउंटेन डिस्ट्रॉयर से दुगुनी बड़ी थी, खास तौर पर लंबाई में। अल्पविराम दक्ष भारी तलवार से बचते हुए पीछे कूद गया। यद्यपि वह पीछे हटा, किंतु चून की तलवार बहुत लंबी थी, वह उसकी त्वचा को छूती हुई निकल गई। यह रक्त प्रतिबंध, दक्ष ने परेशान स्वर में कहा। जिस चीज से उसे सबसे अधिक नफरत थी वह थी उसकी गति का खत्म हो जाना। वह फिर से मृत व्यक्ति की ओर दौड़ा। उस आदमी ने फिर से अपनी भारी तलवार दक्ष की ओर घुमाई, लेकिन दक्ष अपने घुटनों पर बैठ गया और आगे की ओर खिसक गया। भारी तलवार उसके सिर के ऊपर से निकल गई, जबकि दक्ष ने उसके और उस आदमी के बीच की दूरी को कम कर दिया। उसने तलवार से उस आदमी का दाहिना पैर काट दिया। वह आदमी जमीन पर गिरते ही अपना संतुलन खो बैठा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। दक्ष उसकी ओर बढ़ते हुए खड़ा हुआ। उसने उस भारी तलवार को देखा जो उसके आकार से दुगुनी थी। उसने तलवार की मूठ पर अपना हाथ रखा और असंभव रूप से भारी दिखने वाली तलवार को बड़ी आसानी से उठा लिया। ये बुरी तलवार नहीं है, वह बुदबुदैया। उसने तलवार को एक हाथ में थाम लिया और उसे आकाश में ऊंचा उठाकर नीचे वार करने लगा। उस आदमी की गर्दन कटी हुई थी, फिर भी रक्त नहीं निकला। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह एक लाश की कठपुतली होगी जिसका उपयोग वे रैंकिंग के लिए करते हैं। दक्ष ने बड़बड़ाया। वह अभी भी सोच में डूबा हुआ था जब दरवाजा फिर खुला और एक और व्यक्ति अंदर आया। इस बार वह व्यक्ति एक महिला थी। यद्यपि वह पिछले आदमी की तुलना में अलग दिख रही थी, क्योंकि उसकी त्वचा पीली नहीं थी, वह सांस भी नहीं ले रही थी। जिस बात ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी उस लड़की की खेती। लड़की को पृथ्वी लोक की सर्वोच्च साधना प्राप्त थी। इस क्रम में क्या गड़बड़ है? एक शीर्ष स्वर्ण कोर क्षेत्र के बाद एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र वे शिष्यों को कैसे रैंक कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लड़की को हराने में सक्षम नहीं होंगे। उसने जोर से सोचा, इस क्रम में क्या गड़बड़ है? एक शीर्ष स्वर्ण कोर क्षेत्र के बाद एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र वे शिष्यों को कैसे रैंक कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लड़की को हराने में सक्षम नहीं होंगे। उसने जोर से सोचा। लड़की ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने सीधे दक्ष पर हमला कर दिया। लड़की के पास तलवार या कोई और हथियार नहीं था। उसने केवल अपने हाथों से हमला किया। भले ही उसने अपने हाथ का इस्तेमाल किया, फिर भी वह दक्ष की तलवार का विरोध करने में सक्षम थी। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक पल तो लड़की ने अपने नंगे हाथों से उसकी तलवार की धार भी पकड़ ली। कुछ तो गड़बड़ है। उसके हाथ किसी कलाकृति जैसे होने चाहिए। आखिर उन लोगों ने उसके साथ क्या किया? उसने वो सिलोस्पोरियम ने दूसरे हाथ से दक्ष की ओर मुक्का मारा। लंगचेन ने भी मुक्का मारा। चून की उसके हृदय दानव का विकास पूरा हो चुका था। दक्ष को एहसास हुआ कि उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। पहले अगर वह कोई साधना नहीं करता था तो उसकी शारीरिक शक्ति एक शिखर स्वर्ण क्षेत्र साधक के बराबर थी। अपनी साधना और अपने दानव सम्राट शरीर के साथ वह शिखर पृथ्वी क्षेत्र साधकों का भी सामना करने में सक्षम था। अब वह अपनी साधना का पूरा उपयोग नहीं कर सकता था। फिर भी अभी के लिए अच्छी बात यह है कि उसकी शक्ति 5वें या 6ठे चरण के पृथ्वी क्षेत्र साधक के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति जो उसे दानव सम्राट के शरीर के कारण प्राप्त हुई थी प्रतिबंधित नहीं थी। केवल उसकी साधना और उसकी वंश शक्ति ही सीमित थी। दक्ष और लड़की दोनों ने एक दूसरे पर मुक्का मारा। अल्पविराम उनकी मुठियां आपस में टकराए, लेकिन परिणाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वह टूटी पतन की तरह पीछे की ओर फेंका गया। उसकी तलवार लड़की के हाथ में रह गई। वह लड़की कोई पृथ्वी क्षेत्र की शीर्ष साधक नहीं है, वह पृथ्वी क्षेत्र की शीर्ष शारीरिक साधक है। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह अपने हाथ में दर्द महसूस कर सकता था जिस पर लड़की ने वार किया था। सौभाग्य से लड़की इतनी मजबूत नहीं थी कि उसकी हड्डियां तोड़ सके। लड़की ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार फेंक दी। मैंने सोचा था कि मैं कानून का उपयोग किए बिना एक शीर्ष पृथ्वी क्षेत्र साधक से लड़ सकता हूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता। उसने सोचा और आह भरी। उसने अंतरिक्ष के अपने नियम का प्रयोग करना शुरू कर दिया और वह अपनी तलवार के पास पहुंचा जो जमीन पर पड़ी थी और उसे उठा लिया। महिला उसकी ओर दौड़ी और उस पर मुक्का मारा, लेकिन उसके मुक्का लगने से पहले ही दक्ष गायब हो गया। वह उसके ठीक बगल में आया और उसने तलवार उसके सीने में घूंप दी। वह फिर भी शांत नहीं हुआ और उसने अपनी तलवार निकाली और घुमा दी। उसका सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया। कुछ ही देर में उसका शरीर भी जमीन पर गिर गया। जब कोई अंतरिक्ष का स्वामी हो तो ये बहुत आसान होता है, दक्ष ने महिला के शरीर को देखते हुए कहा। वह पीछे मुड़ा और दरवाजे की ओर देखने लगा तथा अगले प्रतिद्वंदी की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही अगला व्यक्ति अंदर आया, दरवाजा एक बार फिर खुल गया। इस बार वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। क्या तुम अभी गंभीर हो? उसने उस आदमी की साधना देखकर कहा। यह एक आदमी था जो आकाश के शिखर पर
था। साथ ही ऐसा रहा था कि वह आदमी सांस ले रहा था। जब वह उसे देख रहा था तो उसकी आंखें दूसरों की आंखों की तरह खाली नहीं थी। इस बार तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो, एक बच्चा, कोई बात नहीं, अब तक कोई भी मुझे हरा नहीं पाया है, देखते हैं तुम कितनी दूर तक जा सकते हो, बुरे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष उस आदमी को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। हालांकि वह आदमी जीवित लग रहा था, फिर भी दक्ष को अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी भी एक कठपुतली है, हालांकि एक बेहतर गुणवत्ता वाली लाश की कठपुतली। उसके पास अपनी धारणा के लिए कोई आधार नहीं था, लेकिन यही एकमात्र बात थी जो समझ में आए। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि शिष्यों का परीक्षण करने के लिए एक शीर्ष आकाशीय क्षेत्र साधक को अनुबंधित किया जाए। दक्ष को तो ये भी यकीन नहीं था कि ग्रैंड एल्डर्स की साधना इतनी ऊंची होगी। केवल संप्रदाय के गुरु ही इतने मजबूत होने चाहिए। तुम कौन हो, अपना नाम बताओ बेटा, मुझे अनजान लोगों को पीटना पसंद नहीं है, बूढ़े आदमी ने पूछा। मैं दक्ष हूँ, और तुम्हें कैसे लगा कि तुम मुझे हरा सकती हो, तुम्हारी सती साधना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उस लड़की के बिल्कुल विपरीत हो। दक्ष ने लड़की की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। हालांकि उस लड़की का शरीर मजबूत था, लेकिन उसके पास दिमाग या कौशल नहीं था। दूसरी ओर तुम्हारे पास दिमाग है और संभवतः कौशल भी, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा शरीर सबसे कमजोर है, यह उससे भी कमजोर है जो पृथ्वी क्षेत्र की एक शीर्ष साधक थी। दक्ष ने आगे कहा। वह उस आदमी को देखता रहा और उसके जवाब का इंतजार करता रहा। अच्छा अवलोकन बच्चे, बुरा नहीं है, लेकिन भले ही मेरा शरीर कमजोर हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे कौशल का सामना कर सकते हो? शरीर साधक की साधकों के सामने कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा। ये बहुत बुरा है कि मैं मार नहीं सकता, बुरे आदमी ने कहा। उसने अपना हाथ दक्ष की ओर इशारा किया, तभी उसके सामने आग का एक छोटा सा गोला प्रकट हुआ और बिजली की गति से दक्ष की ओर बढ़ा। दक्ष ने अपनी तलवार घुमाते हुए तेजी से प्रतिक्रिया की। आग का छोटा गोला दो हिस्सों में कट गया और दक्ष के हमले सेवा के दबाव ने दोनों को विपरीत दिशा में मोड़ दिया। आग की एक भी चिंगारी उसे छू नहीं पाए। अब मेरी बारी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अपनी चिर परिचित तलवार वाली मुद्रा में आ गया। संत तलवार के साथ रूप, पांचवा रूप अराजकता। लांग चेन ने अपनी तलवार घुमाते हुए जोर से कहा। उसकी तलवार से प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली और बूढ़े आदमी की ओर बढ़ी। बूढ़ा आदमी उस हमले की ताकत को महसूस करके आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने हाथ से एक अजीब हरकत की। अल्पविराम, बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से एक अजीब हरकत की। बूढ़े आदमी के सामने एक छोटा सा सुनहरे रंग का कमल प्रकट हुआ। कमल में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा हो। बूढ़ा आदमी हिला तक नहीं और बस कमल के पीछे खड़ा रहा। लंगचेन के हमले की अराजक धार कमल पर लगी और कुछ अजीब हुआ। स्लश की अराजक ऊर्जा कमल के अंदर समा गई, जिससे उसका रंग सुनहरे से लाल हो गया। दक्ष की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि उसका सबसे शक्तिशाली हमला इतनी आसानी से रोक दिया गया। न केवल उसका हमला रोक दिया गया, बल्कि उसे अजीब कमल के अंदर खींच लिया गया। क्या इसी बात पर तुम्हें इतना गर्व था? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम, दक्ष को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उस आदमी की उपहासपूर्ण आवाज सुनी थी। पिछली लड़की पर यह भ्रम काम नहीं करता क्योंकि उसके पास ना तो आत्मा थी और ना ही दिमाग, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह आदमी ऐसा है। दक्ष ने बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए सोचा। उसकी आंखों का रंग बदल गया और अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के चारों ओर धुंध छा गई हो। अल्पविराम, दक्ष ने अपने भ्रम के नियम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। बूढ़ा आदमी विचार मगन होकर देखने लगा। उसने देखी दक्ष उसके हमले के नष्ट हो जाने के बावजूद उसकी ओर दौड़ रहा था। उसने फिर से हाथ का इशारा किया। हमले को झेलने वाले कमल ने हमले को वापस भेज दिया क्योंकि वह अपना मूल रंग वापस पा गया था। अब दक्ष का हमला उसे निशाना बनाने के लिए आ रहा था, लेकिन वह असली दक्ष नहीं था, बल्कि भ्रम के नियम का उपयोग करके बनाया गया उसका अपना एक भ्रम था। दक्ष किनारे पर खड़ा था और धीरे धीरे दक्ष की ओर बढ़ रहा था। अराजक हमला भ्रम पर उतरने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, बूढ़े आदमी ने देखा कि दक्ष ने हमले को उस गति से चकमा दिया जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बेशक यह असली नहीं था। दक्ष बूढ़े आदमी की 10 मीटर की सीमा के बाहर था, लेकिन जैसे ही उसके पैर 10 मीटर के भीतर आए, बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। बूढ़े व्यक्ति ने अपने चारों ओर 20 मीटर व्यास की एक संरचना बना ली थी, जिसके केंद्र में वह स्वयं था। जैसे ही दक्ष अंदर गया, उसे इसका एहसास हुआ। उसने अपने सामने खड़े दक्ष के भ्रम की ओर देखा, तभी उसके सामने एक मुस्कान प्रकट हुई। दिलचस्प, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बदल गया, उसने जमीन पर अपने पैर थपथपाए। अल्पविराम, उफ! दक्ष बूढ़े आदमी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक गुरुत्वाकर्षण बदल गया और सब कुछ 1000 गुना भारी हो गया। वह बिना किसी प्रतिरोध के घुटनों के बल गिर पड़ा। ये हमला वैसा ही लग रहा था जैसा थंडर जायंट संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर ने दक्ष पर इस्तेमाल किया था जब वह ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय में था। एकमात्र अंतर यह था कि दक्ष पिछली बार हमले का विरोध करने में सक्षम था, लेकिन इस बार यह बहुत अधिक शक्तिशाली था। ग्लोरियस ब्लॉसम संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर उसके सामने वाले आदमी की तुलना में बहुत कमजोर था। साथ ही उस समय दक्ष की साधना 70% प्रतिबंधित नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ उसके खिलाफ था। जैसे ही
वह घुटनों के बल बैठा, उसका भ्रम टूट गया और उसका ध्यान भंग हो गया। बुरे आदमी ने अंततः दक्ष को देखा, असली को। ये काफी दिलचस्प था। मुझे कहना चाहिए आप अज्ञानी लोगों के खिलाफ फिर से बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन यह अधिकांश अनुभवी साधकों पर काम नहीं करेगा। बुरे आदमी ने दक्ष को देखते हुए कहा, प्रतिबंधों की जंजीरें। बुरे आदमी ने कहा, पत्थर से बनी 20 से ज्यादा जंजीरें जमीन से बाहर निकली और लॉन्ग चेन को फंसा लिया। गुरुत्वाकर्षण भी उतना प्रभावी नहीं था, तुम हार गए। बुरे आदमी ने निराशा में आह भरते हुए कहा, मैंने इससे बेहतर की उम्मीद की थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह उतना बुरा भी नहीं है। आप 20 मिनट तक टिके रहे, दूसरों की तुलना में ये काफी अच्छा। बुरे आदमी ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, आप जा सकते हैं, उसने कहा और वापस मुड़ा तथा जहां से आया था वहां से चला गया। अल्पविराम जंजीरें और गुरुत्वाकर्षण गायब हो गए। वह कोई लाश की कठपुतली नहीं था। दक्ष ने खड़े होते हुए सोचा, मूल जब वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में था तो वह टेलीप हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह सामान्य गुरुत्वाकर्षण नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति भयंकर थी क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करके बनाई गई थी। एक लाश की कठपुतली को गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, और अगर यह आदमी कठपुतली नहीं था तो एकमात्र चीज जो संभव थी वह ये थी कि वह संप्रदाय का एक ग्रैंड था। वह पहले से ही अपने भ्रम के नियम को उजागर करने पर पछता रहा था। सौभाग्य से उस आदमी ने उसे अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करते नहीं देखा था। युद्ध के बाद उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी समझ बढ़ाने और अपने कानून को मजबूत करने की जरूरत है, खास तौर पर भ्रम का नियम। इस कौशल की सीमा के बिना भ्रम का नियम 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता। दुर्भाग्य से वह भ्रम को बरकरार रखते हुए टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कौशल की सीमाओं में से एक ये थी कि लक्ष्य से ध्यान कभी नहीं हटाया जाना चाहिए। टेलीप करते समय उसे अंतरिक्ष से गुजरना पड़ता था, इस प्रकार उस छोटे से क्षण में अपने लक्ष्य को देखना असंभव था। दक्ष जानता था कि इस समय आकाश क्षेत्र के शिखर साधक को हराना असंभव था, लेकिन फिर भी वह काफी परेशान था। आखिरकार यह उसकी दूसरी हार थी। उसका हृदय धीरे धीरे क्रोध से भर रहा था, जो पटने को तैयार था। दक्ष खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह बिना समय बर्बाद किए रैंकिंग हॉल से बाहर निकल गया। जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां पीले वस्त्र पहने सैकड़ों शिष्य मौजूद थे। उन्होंने कई 4 सितारा शिष्यों को भी देखा। 4 सितारा शिष्यों में से एक उनकी ओर बढ़ा। वह एक लड़का था जो 1819 साल का लग रहा था। यो तुम एल्डरजिन के शिष्य हो? मुझे लगता है तुम कुछ खास नहीं हो। मुझे आश्चर्य है कि एल्डरजिन जैसे किसी व्यक्ति ने तुम्हें कहां से चुना होगा। तो अंदर क्या हुआ? क्या तुम गोल्ड कोरियम कठपुतली से हार गए थे? लड़के ने कहा। दक्ष उस व्यक्ति की सीना पर 4 सितारा बैज देख सकता था, लेकिन उसने उस समय इसकी परवाह नहीं की। वह पहले से ही क्रोधित था और उस व्यक्ति के अपमानजनक लहजे से और भी अधिक क्रोधित हो रहा था, जिसे वह जानता भी नहीं था। वह लड़के को अनदेखा कर हुए जाने के लिए मुड़ा। अरे कचरा, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? जवाब दो, लड़के ने दक्ष के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। उस समय दक्ष ने अपना नियंत्रण खो दिया और उसने लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसे गेंद की तरह बाहर फेंक दिया। वह व्यक्ति दक्ष से 50 मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मुझे एक बार और छुओ और तुम अपना वह हाथ खो दोगे। उन्होंने मुझे हरा दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों को मेरे सामने कूदने का अधिकार मिल गया है। दक्ष ने भारी स्वर में कहा। मानू चलो चले, उसने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। दक्ष ने जिस आदमी को फेंक दिया था वह उठ खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा और उसे दूसरों की उपहास भरी निगाहें दिखाई दी, खास तौर पर बाकी 4 स्टार शिष्यों को। उसे लगा कि वे चुपचाप उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि एक बच्चे ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। वह आदमी अपनी अंगूठी से तलवार निकालकर पागलों की तरह लंग चेन की ओर दौड़ा। दक्ष पहले से ही उस आदमी पर नजर रखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर रहा था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हमले के लिए अपनी पीठ कभी खुली नहीं छोड़नी चाहिए। उसने उम्मीद की थी कि वह आदमी उस पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अब जब उसने हमला कर दिया तो दक्ष ने भी अपना खेल खेलने का फैसला किया। वह आदमी दक्ष के पास आया और उसने अपनी तलवार दक्ष के कंधों पर रख दी। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन वह दक्ष को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि दक्ष भी एक काले वस्त्रधारी बुजुर्ग का शिष्य था। वह बस उसे थोड़ी सजा देना चाहता था। तलवार दक्ष पर वार करने ही वाली थी, लेकिन उसी समय उसने कुशलता से अपने पैर हिलाकर एक तरफ कर लिए। वह यही नहीं रोका, जब वह घूमा तो उसके पैर कुशलता से नाचने लगे। जैसे ही लंगचेन ने तलवार को अपने लक्ष्य की ओर घुमाया, उसकी तलवार प्रकट हो गई। माउंटेन डिस्ट्रॉयर ने लड़के के हाथ काट डाले। उसकी तलवार और हाथ दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन उसके मुंह से चीख निकलने से पहले ही वह मरते हुए सुआ की तरह चीखने लगा और जमीन पर गिरकर दर्द से रोने लगा। उस जगह पर जो एकमात्र आवाज सुनाई दे रही थी वह थी उस लड़के की पीड़ा से चीखने की आवाज। बाकी लोग पूरी तरह से चुप थे और मुंह खोले सब कुछ देख रहे थे। ये दृश्य उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। मेरे मालिक तुम्हें मार डालेंगे, उसने दहाड़ हुए अपने दांत भीजे। तुमने मुझ पर पहले हमला किया, इसके अलावा अगर तुम्हारे गुरु अभी
अभी भी सख्त व्यवहार करना चाहते हैं तो उन्हें पहले लैंगजिंग से बात करने के लिए कहो। इसके अलावा अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दूसरा हाथ भी कट जाए तो बेहतर है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी डॉग जैसी भौंकने की हरकतें मुझे और भी परेशान कर रही है, दक्ष ने लड़के को घूरते हुए कहा। लड़के ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और दांत भींच लिए ताकि आवाज उसके मुंह से बाहर ना निकल सके। ये लड़का ये तो बिल्कुल पागल है, उसने सोचा। लन चेन मान गुयू के साथ चला गया। उसे पहले से ही पता था कि रैंकिंग के नतीजे अगले दिन अपडेट हो जाएंगे और उसे कल भी योगदान अंक मिलेंगे, इसलिए यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। दक्ष तो चला गया लेकिन बाकी लोग सदमे में वही रह गए। वह लड़का वह अपने बड़े भाई म्यू जैसा ही है, उसे उन लोगों से नाराज नहीं होना चाहिए जिनमें ताकत नहीं है। ताकत की रैंकिंग में केवल शीर्ष 5 ही उसे सबक सिखा सकते हैं। 4 सितारा शिष्यों में से एक ने जोर से सोचा। बाकी लोगों ने उसकी बातें सुनी और बस अपना सिर हिला दिया। कुछ लोग लड़के की मदद के लिए आगे आए और उसे मेडिसिन हॉल ले गए। डार्क सोल संप्रदाय के अंदर एक सुंदर महल था। इसे दानव घाटी के अंदर सबसे घनी क्यूई वाली जगह पर बनाया गया था। हॉल में एक सिंहासन रखा था जो थोड़ा डरावना लग रहा था क्योंकि वह रक्त से सना हुआ था। एक महिला सिंहासन पर बैठी थी और उसने सामने खड़े आदमी को देखा। उस आदमी के बाल सफेद थे और दाढ़ी भी सफेद थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह काफी बुरा लग रहा था। ग्रैंड एल्डर चू आपने उस लड़के का परीक्षण किया जिसे लैंगजिंग वापस लेकर आया था, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? महिला ने पूछा। हालांकि उसके हाव भाव गंभीर थे लेकिन उसकी आवाज में कुछ आकर्षण था। मैंने उस लड़के का सामना किया और मुझे कहना चाहिए कि उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसके पास कई अपरंपर कौशल थे और आश्चर्यजनक रूप से वह एक कानून भी जानता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये भ्रम से संबंधित कानून होना चाहिए। ग्रैंड एल्डर चू ने पूरी गंभीरता से उत्तर दिया। मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि अगर मेरे पास सैकड़ों वर्षों का अनुभव ना होता और अगर मेरे पास उनके जैसी ही साधना होती तो मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने दक्ष के प्रदर्शन को याद करते हुए आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है लैंगजिंग क्या योजना बना रहा है? वह एक अनजान व्यक्ति को यहाँ लाया और उसे अपना शिष्य बना लिया। वह बुदा आए। मुझे लगता है कि वह कुछ योजना बना रहा है। कई मौकों पर उसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध रही है। जब से उसके पिता को तुमने उस युद्ध में मारा है तब से वह काफी अलग और रहस्यमय तरीके से व्यवहार कर रहा है। ग्रैंड एल्डर चू ने कहा, हम उसे मार भी नहीं सकते क्योंकि कई बड़े बुजुर्गों को वह आदमी पसंद है। इसके अलावा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह कुछ गलत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, लैंगजिंग पर नजर रखो और उस लड़के की तलाश के लिए किसी को भेजो। अगर मुझे पता चला कि वे हमारे संप्रदाय के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे तो मैं खुद उन दोनों को मार डालूंगी, उसने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा। दक्ष अपने आंगन के अंदर आया और दरवाजा बंद करते हुए बेडरूम में प्रवेश किया। वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि जू बिस्तर पर बैठी हुई है। अब तुम्हें कानून का महत्व समझ में आ गया है ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे अपने नियमों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करने और सीमाओं को हटाने की आवश्यकता है। भ्रम का नियम बहुमुखी है और सीमाओं के बिना वास्तव में सहायक होगा और अंतरिक्ष का नियम सर्वोच्च नियम है। दक्ष ने कहा, संभावनाएं अनंत है। मैं अभी तक केवल सतह को ही खरोंच पाया हूं। मैं पीछे नहीं रह सकता और जो अवसर मेरे पास है उसे बर्बाद नहीं कर सकता। उन्होंने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में आगे कहा। वह एक कोने में जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करने लगा। जब उसका मन शांत हो गया तो उसने अपनी चेतना को अपने मार्शल स्पेस के अंदर भेजा। जैसे ही उसकी चेतना मार्शल स्पेस में प्रवेश करती है वह देखता है कि उसकी मार्शल आत्मा पहले जैसी ही थी, कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि वह वहीं खड़ी थी। उसका लाल कोर अभी भी उसके मार्शल स्पेस को रोशन कर रहा था जबकि उसका विश्व बीज मार्शल स्पेस के केंद्र में तैर रहा था। उसने अपने हृदय राक्षस को भी देखा। उसका हृदय राक्षस उसके जैसा ही दिखता था। एकमात्र चीज जो उन्हें अलग करती थी वह ये थी कि हृदय राक्षस के सिर पर 2 सींग थे। ऐसा लग रहा था जैसे हृदय दानव इस समय सो रहा हो। 2 और बातें थी जिन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया, अंतरिक्ष का नियम, पौधा और भ्रम का नियम बीज। चूंकि भ्रम के नियम के बारे में उसकी समझ उचित सीमा तक नहीं पहुंची थी इसलिए उसका भ्रम नियम बीज ज्ञान के पौधे के रूप में विकसित नहीं हुआ था। ये पहले जैसा ही था, अंतरिक्ष के नियम के बीज के विपरीत जो विकसित हुआ था। दक्ष ने अपनी चेतना के माध्यम से अपने भ्रम पूर्ण दिखने वाले बीज को देखना शुरू कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि बीज में ही भ्रम के अंदर कई रहस्य छिपे हुए थे। वह घंटों तक भ्रम पूर्ण दिखने वाले बीज को देखता रहा और अपनी ध्यान मुद्रा में रहा। संप्रदाय के दूसरे कोने में एक काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति कुर्सी पर बैठे थे। ब्लैक रो बेड एल्डर एक महिला थी जो 70 साल की लग रही थी। वह शांति से किताब पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, बुजुर्ग ने कहा। दरवाजा खुला और कोई जल्दी से अंदर आया। यह एक बच्चा था जो 141 साल का लग रहा था। लिटिल किड की खेती गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर थी। मास्टर, छोटे लड़के ने भारी सांस लेते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह काफी देर से दौड़ रहा था। छोटे जी, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? महिला ने चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा। सब
बड़े भाई तियो वह मेडिसिन हॉल में है, किसी ने उसका हाथ काट दिया। लड़के ने आंसू भरी आंखों से कहा। क्या? महिला चौंक कर खड़ी हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह जल्दी से बाहर भागी और अपने पंख वाले शेर को पुकारा। एक शानदार दिखने वाला पंख वाला शेर उड़ता हुआ उसके सामने उतरा। वह जल्दी से उस पंख वाले शेर के ऊपर चढ़ गई और उसके साथ उस लड़के को लेकर चली गई जिसे वह छोटा जियाई कहती थी। पंख वाला शेर मेडिसिन हॉल की ओर उड़ने लगा। विंगलान को मेडिसिन हॉल के सामने उतरने में उन्हें लगभग 5 मिनट का समय लगा। वह जल्दी से पंख वाले शेर से उतर गई और छोटे जट के साथ मेडिसिन हॉल में प्रवेश कर गई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसे एक कमरे में ले जाया गया। वह कमरे में दाखिल हुई और देखा कि उसका प्रिय शिष्य बिस्तर पर लेटा हुआ है। वह दर्द से करा रहा था और चिकित्सक उसके घाव पर पट्टी बांध रहा था। पहली बात जो उसने नोटिस की वह ये थी कि उसका ना हाथ गायब था। यू तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत किसने की? बड़े बियू ने तीखी आवाज में कहा। यह उस नए लड़के ने किया है गुरु। वह कूड़ा जिसे एल्डर जिंग ने अपना शिष्य बना लिया था, उसने बिना किसी कारण के मुझ पर हमला किया। गुरु आपको उसे मारना चाहिए और मेरा बदला लेना चाहिए। लड़के ने अपने दांत बंचे और आंखों में आंसू भरकर कहा। वह इस समय काफी दयनीय लग रहा था। चाहे वह किसी का भी शिष्य हो, उसे सजा मिलेगी। उसने तुम्हारा हाथ काटा तो यही उचित होगा कि मैं उसके दोनों हाथ और पैर काट दूं, उसने कहा और उसके चेहरे पर क्रोध छा गया। अल्पविराम छोटे तियो का ख्याल रखना इल्मू, उसने लड़के का इलाज कर रहे चिकित्सक की ओर देखते हुए कहा। वह पीछे मुड़ी और चली गई। जैसे ही उसका पंख वाला शेर उड़ने लगा, वह उसके ऊपर चढ़ गई। वह जानती थी कि लैंग जिंग का पिछला शिष्य कहाँ रहता था, इसलिए उसे यकीन था कि नया शिष्य भी वही रहता होगा। वह उसे यथाशीघ्र दंड देना चाहती थी, लेकिन जब पंख वाला शेर उड़ रहा था तो वह अचानक रुक गया। सामने एक और पंख वाला शेर था। उस पंख वाले शेर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी ज्यादा बूढ़ा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके माथे पर एक निशान था। आप कहाँ जा रहे हैं? एल, उस आदमी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं जहां भी जाऊं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, उसने तुरंत कहा। सच, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहीं भी जाओ जब तक कि वह मेरे शिष्य के आंगन की ओर ना हो। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? आदमी ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। महिला को एहसास हुआ कि वह आदमी उसके ऊ के बारे में जानता है। अब उसके पास इसे छिपाने का कोई कारण नहीं था। तुम्हारे शिष्य ने मेरे शिष्य का हाथ काट दिया, वह सजा का हकदार है। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन आज मैं उसका हाथ काट दूंगी, उसने लैंग जिंग को घूरते हुए कहा। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? एक 17 साल का बच्चा 20 साल के लड़के का हाथ काट देता है और अब एक 300 साल की महिला उसे सजा देने जा रही ही है। आप बच्चों की लड़ाई में शामिल होंगे, क्या आपको कोई शर्म नहीं है? LW, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या कहते हो? मुझे इसकी परवाह नहीं, आज मैं तुम्हारे शिष्य की भुजाएं काट दूंगी, चाहे कुछ भी हो, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा, बूढ़ी औरत, लैंग जिंग ने कहा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह पंख वाले शेर से उतर गया और हवा में तैरने लगा। मुझे देखने दो कि तुम उसकी भुजाएं कैसे काटते हो, उसने कहा और उसका पूरा आभामंडल बदल गया। उसकी हत्या की मंशा इतनी तीव्र थी कि उससे दूर बैठे लोग भी उससे भांप गए। अधिकांश शिष्य शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही कांपने लगे। अधिकांश शिष्य लैंग जिंग की शक्तिशाली आभा को महसूस कर कांप रहे थे। लैंग जिंग, तुमने एक घटिया शिष्य के लिए मेरा विरोध करने की हिम्मत की? क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं? इल्बया ने कहा जब वह भी अपने पंख वाले शेर से उतर गई। हम डार्क सोल संप्रदाय में हैं, सम्मान उम्र के कारण नहीं बल्कि ताकत के कारण अर्जित किया जाता है। अगर तुम में मुझसे आगे निकलने की ताकत है तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हें जो करना है वह करने दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हरा भी नहीं सकते तो तुम किस सम्मान की बात कर रहे हो? लैंग जिंग ने भारी स्वर में कहा। तुम दृष्ट आदमी हो। वह जोर से दहाड़ और उसके हाथ में एक छड़ी आ गई। नरकी या फीनिक्स, उसने अपनी विशेष कुशलता का प्रयोग करते हुए कहा। पूरी तरह से आग से बने 10 से अधिक फीनिक्स पक्षी उसके पास प्रकट हुए और उसके चारों ओर उड़ने लगे। लैंग जिन के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। यह एल्बू का एक जाना पहचाना हमला था। हालांकि उसने एल्डर बू से पहले कभी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने उसकी शक्तिशाली ताकत के बारे में सुना था। जाओ मेरे बच्चों, महिला ने कहा। सभी जलते हुए फीनिक्स लैंग जिंग की ओर उड़ते हुए आए। बर्फ की दीवार, लैंग जिंग ने कहा। जैसे ही उसके और धधक दे फीनिक्स के बीच बर्फ की दीवार दिखाई दी। फीनिक्स ने अवरोध पर हमला किया, लेकिन उनमें से कोई भी उसके अवरोध को तोड़ने में सक्षम नहीं था। फीनिक्स नष्ट हो गए और केवल एक ही चीज बची, वो थी शक्तिशाली बर्फ की बाधा। वह बर्फ की दीवार कुछ समय बाद गायब हो गई और लैंग जिंग का चेहरा प्रकट हुआ, जो अभी भी अपने मूल स्थान पर खड़ा था। एकमात्र बात जो भिन्न थी वह ये थी कि अब उसके हाथ में तलवार थी। बस इतना ही था। एल्बया का शक्तिशाली हमला, बस इतना ही था। मुझे कहना होगा, मुझे इससे बेहतर की उम्मीद थी। मैं थोड़ा निराश हूँ, लैंग जिंग ने निराश स्वर में कहा। तुम? वह गुस्से में दहाड़, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती लैंग जिंग अंततः वहां से हट गया। LW ने केवल अपनी आंखें झपकाई थी, लेकिन उस छोटे से क्षण में उसने पाया कि लैंग जिंग उसके ठीक सामने खड़ा था और उसकी तलवार उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी।
ह कैसे वो हकलाते हुए बोली, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर लैंग जिंग इतना तेज कैसे था? तुम क्या कहती हो? क्या मुझे तुम्हारी गर्दन काटकर अलग कर देना चाहिए? लैंग जिंग ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा और उसने अपनी तलवार की धार को उसकी गर्दन पर हल्के से दबाया। यदि तुमने किसी बुजुर्ग को मारने की हिम्मत की तो संप्रदाय प्रमुख तुम्हें मार डालेंगे। बुजुर्ग बियू ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। यद्यपि वह बहादुर दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना ये स्पष्ट कर रहा था कि वह अपनी जान के लिए चिंतित थी। क्या तुम मुझे संप्रदाय गुरु की धमकी दे रहे हो? वह भी अन्याय नहीं कर सकती और नियमों के खिलाफ नहीं जा सकती। तुमने एक बुजुर्ग होने के बावजूद मेरे युवा शिष्य को निशाना बनाने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अभी मार डालने का पूरा अधिकार है। लैंग जिंग ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। वह धमकी से बिल्कुल भी भयभीत नहीं लग रहा था। बूढ़ी औरत को लगा कि वह गंभीर है और वह मर सकती है। इस समय उसके मन में बदला लेने के सभी विचारों की जगह आत्मरक्षा के विचारों ने ले ली थी। लैंग जिंग, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे शिष्य को निशाना नहीं बनाऊंगी। मैं युवाओं के झगड़ों में शामिल नहीं होंगी। उसने जल्दी से जवाब दिया। उसकी दिल की धड़कन तेज और तेज होती जा रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्दों को नहीं भूलेंगे, अन्यथा मुझे संप्रदाय में काले वस्त्रधारी बुजुर्गों की संख्या में एक की कमी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, उन्होंने कहा और अंततः मुस्कुराए तथा अपनी हत्या की मंशा वापस ले ली। उसने अपनी तलवार उसकी गर्दन से निकाली और पीछे मुड़ा। वह अपने पंख वाले शेर के ऊपर चढ़ गया और चला गया। इल्बया नाम की बूढ़ी महिला चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। उसने अपनी गर्दन को छुआ और उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसकी गर्दन पर एक छोटा सा घाव था जिसमें से रक्त बह रहा था, लेकिन ज्यादा नहीं। उसे एहसास हुआ कि यह लैंग जिन की ओर से एक तरह की चेतावनी थी। महिला पीछे मुड़ी और अपने पंख वाले शेर पर सवार होकर चली गई। उसे एहसास हुआ कि वह दक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कम से कम खुले में तो नहीं। एक पंख वाला शेर लॉन्ग चैन के आंगन के सामने उतरा और एक आदमी पंख वाले शेर से उतरा। इस लड़के को मैंने इसे एक काम न करने को कहा था और इसे अगले दिन ही करना था। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के साथ वह बड़बड़ आया और आंगन की ओर चला गया। अल्पविराम, हालांकि वह दरवाजा तोड़ना चाहता था, फिर भी उसने बस दरवाजा खटखटाया। मान